नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि आरजे सागर पडकास्टको अर्को एपिसोडमा। सो तपाईँहरूले जुन प्रकारले हामीलाई सेकेन्ड सिजनलाई माया दिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अनि त्यसकै कारण होला हामी सबै टिमलाई एकदमै ठुलो हौसला मिलेको छ र आज हामी फेरि अर्को एपिसोड लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। र आजको एपिसोड एकदमै स्पेसल छ अनि मेरो लागि एकदमै च्यालेन्जिङ पनि छ, किनकि आज हामी समक्ष गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ आइपिएस अफिसर दार्जिलिङ पुलिस एसपी प्रवीण प्रकाश ज्यू, र उहाँलाई म पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो पडकास्ट म हिन्दीमा गर्नेवाला छु। आई होप कि तपाईँहरूले मलाई ठिकठाकै माया दिनुहुन्छ है त। वेलकम सर फर्स्ट। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया एकदम। आपको मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ एसपी, और ये एसपी सर ये दार्जिलिंग आई मीन पुलिस डिपार्टमेंट में कौन सा रैंक में आता है? आई मीन एसपी जो होते हैं हम लोग नॉर्मली एग्ज़ाम दिए हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम, उसके बाद हम लोग जब पास करते हैं तो वी गेट थ्रू डिफरेंट रैंक्स एंड अराउंड 4-5 साल के सर्विस के बाद भी आर एलिजिबल टू बिकम द एसपी ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये पुलिस डिपार्टमेंट का अगर रैंक के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड में आता है? इज इट थर्ड? जब आईपीएस ऑफिसर एक आते हैं तो सबसे पहले उनकी पोस्टिंग एसडीपीओ होती है, उसके बाद एसपी बनते हैं, उसके एसपी बनते हैं, और एसपी का पीरियड लंबा होता है। उसके बाद धीरे धीरे करते करते डीआईजी, आईजी, ईडी जैसे बनते रहते हैं। सो पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे हाईएस्ट रैंक क्या होता है सर? दैट डीजीपी। डीजीपी, यस। ओके। सो वो हम लोग जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब बनेंगे। ओके, सो आईपीएस ऑफिसर बन के एसपी बन के इतना ब्यूटीफुल जगह दार्जिलिंग में आए आप। सो उसके बाद आप ये मिट्टी वाला स्टूडियो में आके आप आज पॉडकास्ट में बात कर कैसा फील कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल दैट मेरी जितनी पोस्टिंग हुई है मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट अपनी सारी पोस्टिंग में बेस्ट पोस्टिंग मिला। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ दार्जिलिंग, इतने अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक अलग ही वाइब है यहाँ के एटमॉस्फेयर में, चाहे वो म्यूज़िक को ले लें, चाहे वो खान पान को ले लें, चाहे लोगों के बातचीत के तरीक़ा को ले लें। मुझे बहुत पसंद आता है दार्जिलिंग एक्चुअली यहाँ पे। एंड वेन एवर सुबह में कभी भी घूमने निकल सकते हैं, वेदर इतना बढ़िया है, कभी पॉल्यूशन का बहुत समस्या नहीं है यहाँ पे। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट हर दिन नेचर देखते हैं हम लोग, नेचर के करीब में रह रहे हैं यहाँ पे, विच माइट नॉट बी पॉसिबल इन अदर पार्ट ऑफ मे बी इंडिया और वेस्ट बंगाल ऑल्सो। सर कितने साल से आप दार्जिलिंग में हैं? मैंने ऑलमोस्ट मार्च में ज्वाइन किया था, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल प्लस होगा मेरा दार्जिलिंग में यहाँ पे। अभी बस 1.5 साल ही हो रहा है? 1.5 साल, 1 साल 6-7 महीने, 7 महीने टाइप से हुआ होगा। 7 महीने टाइप से। ओके सर। सो थोड़ा नेपाली तो आपने सीखा होगा? हाँ, नेपाली बोल्नु सक्छु। म बोल्नु सक्छु, अफिसमा म कुरा नेपालीमा गर्छु, बट पब्लिकली थोड़ा बोलने में वो लगता है हिचक कि कहीं गड़बड़ हो गया तो लोग माइंड करेंगे, तो बट मैं ऑफिस में बोलता हूँ नेपाली। न पर आपका नेपाली सुन के अच्छा ही लग रहा है कि इतना तो आप बोलते हैं। यस, ऑफिस में मेरा जो डेली काम होता है ऑफिस स्टाफ के साथ, उनसे नेपाली में बात करता हूँ मैं। तो आपको कितना अच्छा लगता है कि आप नए नए लोगों से मिलते हैं और नया नया भाषा जो आप सीख रहे हैं? अभी नेपाली भी आपने थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया। जितना आपका नेपाली होगा शायद उतना मेरा हिंदी भी नहीं होगा, इतना तो आप अभी बोल रहे हैं। सो ये फीलिंग्स कैसा है सर? दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वी गेट, वन अमंग द बेस्ट थिंग दैट वी गेट इन दिस जॉब। हम लोग को ऐसा लगता है कि आई मीन मैं एक्चुअली बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं एंड वहाँ पर हमारी मातृभाषा जो है वो मैथिली बोलते हैं हम लोग एक्चुअली। बट आफ्टर दैट हम लोग इंग्लिश नॉर्मली स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद मेरी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में हुई, मुझे बांग्ला सीखना पड़ा। आई डिड नॉट नो बांग्ला एट ऑल। तो आई एम क्वाइट फ्लुएंट इन बांग्ला नाउ, एंड मैं लिख पढ़ सब कुछ कर सकता हूँ बांग्ला में, लिखना, बोलना, पढ़ना, सब चीज़। उसके बाद अब जब यहाँ पोस्टिंग मेरी हुई, आई ऑलवेज वांटेड कहीं भी पोस्टिंग हो वहाँ का जो लोकल भाषा है वो सीखना है मेरे को। दैट इज वाई आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू लर्न भाषा। दैट इज वाई ऑफिस में बात करता हूँ लोगों से नेपाली में ही, जितना कोशिश हो मैं नेपाली में बात करता हूँ। एंड इट ऑलवेज फील्स बेटर टू हैव द नॉलेज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। एंड देन आप जब लोगों से मिलते हैं तो लोग आपको वैल्यू करते हैं, लोग आपसे बेसिकली आप जब वहाँ का भाषा समझते हैं ना तो वहाँ का कल्चर भी समझ पाते हैं आसानी से आप। अब फॉर एग्जांपल लोग देवसी भाई लोग गाना गाते हैं, है ना, एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद देवसी भाई लोग जो भाईलोनी गाने आते हैं, जो बच्चे या जो यूथ होते हैं। हमारे घर में लास्ट टाइम आए थे, सभी आए हैं। तो अगर मुझे भाषा समझ में आती है तो उसमें क्या बोला है वो और बेटर समझ में आता है। अगर भाषा समझ में नहीं आएगा तो मुझे बस म्यूज़िक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, समझ सबको आता है, बट भाषा समझ में आने में एक अलग ही फीलिंग आती है हम लोगों को। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज थिंक कि कहीं भी जाने के पहले मुझे भाषा सीखना है वहाँ का,
ताकि मैं लोगों से जुड़ पाऊँगा। अभी क्या है, अगर हम आपकी भाषा में बात करेंगे आपसे तो आप मुझे और बेटर एक्सेप्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। वही तो और ज़्यादा कनेक्शन होगा। हाँ, कनेक्ट बेटर कर पाएंगे आपसे। दैट इज़ वाई मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने फ्री टाइम में, जहाँ से ग्रामर सीखना है या कुछ डिक्शनरी मैंने ख़रीदा है, उसके बाद मैंने अखबार आता है नेपाली का, वो डेली पढ़ता हूँ मैं यहाँ पे। तो मतलब उससे क्या होता है कि फॉर्मल तरीक़े से नेपाली कैसे बोला था वो भी सीखता हूँ मैं, एंड इनफॉर्मली कैसे बात करनी ऑफिस में वो भी सीख पाता हूँ मैं। तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी दैट यहाँ पोस्टिंग हुई और मुझे एक नया लैंग्वेज सीखने का मौका मिला, एंड आई थिंक इट विल रिमेन विद मी थ्रू आउट माई लाइफ। ओके सर, सो दार्जिलिंग का पोस्टिंग, जो भी लोग आते हैं ना, बड़े लोग, वो लोग बोलते हैं कि दार्जिलिंग का पोस्टिंग इज़ लाइक ड्रीम पोस्टिंग फॉर एवरीवन। सो आपके लिए भी यही हो रहा है कि दार्जिलिंग सच में, हाँ, ये अगर ये नहीं होता तो कुछ मिस होता ये IPS बनने में, ऐसा फील होता है सर? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी DGP बनकर रिटायर करूँगा या जिस भी रैंक पर रिटायर करूँगा मैं, मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोस्टिंग आई हैव गॉट टिल नाउ। एंड नॉट बिकॉज की पोस्टिंग में बाकी चीज़ें जो मतलब सिर्फ मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ का जो एटमोसफियर ही इतना बढ़िया है ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन माई वर्ड्स। बेसिकली यहाँ पे जो मैंने बोला आप लोगों को, लोगों से मिलना जुलना, खान पान, सब कुछ इतना वेरिंग चीज़ है। एंड आज कभी जब कहीं पुलिस स्टेशन विजिट में जाते हैं हम लोग, विजिट के रास्ते में भी इतना सीनिक ब्यूटी दिखता है, ये कहाँ मिलेगा। शहर में हम लोग को जनरली गाड़ियाँ दिखेंगी, रोड दिखेगा, पक्का सड़क दिखेगा, बट यहाँ पे अगर कहीं पे रिमोट एरिया में हम आउटपोस्ट हमारा वहाँ भी जाते हैं तो इतनी सारी स्ट्रीम्स दिखती हैं, बर्ड का चहचहाना, और मतलब नेचुरल जो साउंड्स होते हैं वो आते रहते हैं। मतलब इट इज़ वेरी पीसफुल इवन ट्रैवलिंग इन गाड़ी एंड गोइंग टू रिमोट एरिया जहाँ पे हमारे पुलिस डिप्लॉयड है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेल दैट for many people it would be a dream posting, and for me also it is a really very good dream posting that I have experienced in my life. Okay, पर मैं सुना सर कि आप दार्जिलिंग पोस्टिंग आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि आपका पहली बार जब दार्जिलिंग आना हुआ तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही वो था। अच्छा, क्या ये सच है सर? दार्जिलिंग नहीं आने का मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक्चुअली ये क्या हुआ था, 2000 ये अराउंड 19 की बात है। उस समय मैंने दार्जिलिंग कभी विजिट नहीं किया था, तो मैंने छुट्टी ली और सोचा दार्जिलिंग घूमने आते हैं। जब दार्जिलिंग घूमने आए हम लोग यहाँ पे, तो उसी समय आप लोगों को भी याद है 14 फरवरी का दिन, तब दार्जिलिंग में लास्ट 4-5 साल में 7 साल में जो स्नोफॉल हुआ है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्नोफॉल बहुत बढ़िया होता और इतना स्नो बरसा, इतना स्नो बरसा कि ट्रैवल में समस्या हो रही है, गाड़ी काफ़ी स्लाइड कर रहा है, एंड इतनी ठंड है कि इट वॉज अनबियरेबल फॉर मी। आई मीन, तो मुझे लगा कि ऐसा मनाया मैंने कि भगवान कहीं पोस्टिंग दे, अपनी दार्जिलिंग पोस्टिंग मत देना, बट भगवान ने यही पोस्टिंग दे दी। बट आई हैव, जो भी सोचा था मैंने वो गलत सोचा था, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोस्टिंग आई हैव गॉट, जो मैंने पहले ही बोला आप लोगों को। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। सो दार्जिलिंग आके आपका वो आप रिग्रेट नहीं करते? नहीं, एकदम नहीं, एकदम ओके सर, तो ठीक है, आपका जर्नी के बारे में बात करेंगे। आई थिंक मेरा हिंदी ठीक ठाक ही है। बहुत बढ़िया बोलते हैं आप तो हिंदी। म एकपल्ट हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, आज चाहिँ मैले आफूलाई पनि च्यालेन्ज गरेको, किनकि मलाई नेपालीमा सजिलो हुन्छ, उहाँले नेपाली बुझ्नु पनि हुन्छ होला, तर कतिवटा कुराहरू मलाई सायद उहाँलाई बुझाउनु नेपालीमा साह्रो पर्ने है, अनि मलाई पनि हिन्दी त्यतिकै गाह्रो हुन्छ। तर पनि यो कामको मिठास नै त्यही हुन्छ कि जब हामीले आफूलाई च्यालेन्ज गर्छौँ। यसो भएर चाहिँ आज म हिन्दीमै कुरा गर्ने भनेर सोचेको छु। सो सर, UPSC एग्ज़ाम एक बंदे आया था मेरा जो दार्जिलिंग से ही, वो प्रिपेयर कर रहा था दिल्ली में रह के, वो बोल रहा था कि शायद इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम UPSC एग्ज़ाम है, तो आपने वो क्रैक करके अभी आप SPA IPS बना आप। सो आपको भी लगता है कि ये सच में इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है? टफनेस बहुत सारे क्राइटेरिया पर डिफाइन होता है। मुझे जो लगता है टफनेस इसलिए बोला जाता है मेनली क्योंकि इस एग्ज़ाम में बैठते बहुत ज़्यादा लोग हैं और सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है। अगर बोला जाए तो 8-10 लाख लोग के आसपास फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम में। और अगर जैसे मैं अपनी बात करूँगा IPS ऑफिसर, हर साल 150 IPS चूज़ किए जाते हैं। और 8-10 लाख लोग बैठ रहे हैं और 150 IPS चूज़ किए जा रहे हैं, तो टफनेस इसी से आता है। और कुछ बोलूँगा नहीं इससे में। बेसिकली एग्ज़ाम, बाकी पढ़ाई लिखाई करने की जो बात है उसको लेकर मैं यहाँ के यूथ से कभी और इंटरेक्ट भी किया, उनको गाइड भी किया हम लोगों ने। पर से अगर रिस्पॉन्सिबली पढ़ा जाए, ढंग से सिंसियरली पढ़ा जाए, विद गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस पढ़ा जाए, जब चीज़ों को जानते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक्चुअली लोगों में समस्या यही होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, लोग बहुत ही भ्रम में रहते हैं कि बहुत कुछ पढ़ना होता है, आउट ऑफ द वे जाके कुछ पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है, एक सिंसियरिटी रहनी चाहिए एंड पता होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए क्या पढ़ना है। आफ्टर दैट इफ़ यू राइट द एग्ज़ाम, इफ़ यू पास द एग्ज़ाम, आराम से कर सकते हैं। बस सिलेक्शन रेशियो जो है वो काफ़ी कम है।
बट वो 2-4 8-10% लक की बात होती है, वो तो हमेशा होती है, क्योंकि इंटरव्यू देंगे आप, एग्जाम में आंसर लिखेंगे आप, बहुत सारे पेपर होते हैं, तो सब में अगर कहीं 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे हो गया अगर, तो मे बी आप लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं। तो वो लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के कारण थोड़ा लक का फैक्टर आता है एंड में, थोड़ा बहुत मार्क्स का लेकर के। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने मेहनत की है और आप सिंसियर गाइडेंस के साथ, बढ़िया एक्सपोजर आपको मिला हुआ है जिसे पढ़ना है आपको, यू विल डेफिनेटली मेक इन टू दिस एग्जाम। सो जैसा लोग वो बोल रहा है ये वो टफेस्ट है, इतना भी नहीं है, आप बोलना चाहते हैं? नहीं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सिलेक्शन रेशियो के बेसिस से बोलेंगे तो बहुत टफ है। आप बताइए 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 लाख में एक साल में 150 लोग बनते हैं बस IPS, तो टफ तो हुआ ही। ये तो महा टफ। लेकिन अगर मैं बोलूँगा पढ़ाई कंटेंट वाइज बोलूँगा अगर मैं, कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस हिसाब से अगर सिंसियरली पढ़ेंगे विद प्रॉपर गाइडेंस, मे बी आप वो 150 लोगों में आ सकते हैं। ये बोलना चाह रहे हैं आपको हम। बहुत सारे लोगों को गाइडेंस की कमी होती है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, उनको वही पता नहीं होता ढंग से। तो उस वजह से हम लोगों ने कोशिश की है, दार्जिलिंग पुलिस ने भी एक लाइब्रेरी खोला हुआ है, आप जानते होंगे यहाँ पे, जहाँ पे UPSC एस्पिरेंट जो आगे पढ़ते हैं, वी ऑल्सो इंटरेक्ट विद देम रेगुलरली। उसके बाद जितने सारे जो यहाँ पे और कोचिंग सेंटर जो हैं, उनसे रेगुलरली मेरी बात होती रहती है। तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऑफिस में ऐसे आके बात करते हैं तैयारी के लिए। हमारे पुलिस फ्रैटर्निटी के लोग भी, उनके घर में कोई बच्चे, उनका भाई बहन कोई पढ़ रहा है UPSC की तैयारी के लिए, दे ऑलवेज आस्क मी कि सर एक बार मिलना चाहते हैं आपसे। आई एम ऑलवेज ओपन टू ऑल दिस थिंग्स। मैं अभी भी आप लोगों को अपील करूँगा, जितने सारे यूथ हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम को लेकर के, इफ़ दे एवर फील दैट दे वांट टू टॉक टू मी रिगार्डिंग UPSC गाइडेंस एंड एवरीथिंग, आई एम ऑलवेज ओपन। जस्ट कम टू माई ऑफिस, गिव अ स्लिप कि मुझे मिलना है आपसे इस टॉपिक को लेकर, यू विल डेफिनेटली बी एंटरटेन। मैं आपसे डेफिनेटली बात करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंस गाइडेंस के बिना UPSC नहीं हो सकता है, तो आई ऑलवेज थिंक कि अगर दार्जिलिंग में सर्व कर रहा हूँ मैं अगर, और बच्चे इस टाइप का काम करना चाहते हैं, तो उनको गाइडेंस करने में, उनको गाइड करने में मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। दे कैन इंडिविजुअली कम टू मी, दे कैन कम टू मी इन ग्रुप, दे कैन इंटरेक्ट विद मी, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं ना, वो आधे घंटे डिस्कशन में ही क्लियर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल UPSC में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रिसोर्स कहाँ है, कहाँ से पढ़ना है, लोगों को यही नहीं पता होता है। आई कैन ऑलवेज गाइड पीपल। 10 मिनट में बोलूँगा ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, क्योंकि UPSC में टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस नहीं UPSC का। ओके वी हैव अ सिलेबस फॉर दैट ऑल्सो, टॉपिक वाइज सिलेबस है। पीपल डू नॉट नो, पीपल गेट कन्फ्यूज कि ये टॉपिक 10 जगह से पढ़ लेते हैं। नहीं करना है ऐसा, एक ही जगह से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, वही एक जगह से पढ़ना है। उसके ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है वो लोगों को वही नहीं पता लग पाता है। तो इसलिए मैं बार बार गाइडेंस एंड एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ। जितना आप बेटर चीज़ देखेंगे, जितने बेटर लोगों से आप एक्सपीरियंस करेंगे, एंड आई टेल यू, जितने लोग एग्जाम पास करते हैं, आप सबसे बात करेंगे, सबका यही मानना है। अभी दार्जिलिंग की एक बेटी यहाँ से एग्जाम पास कर गई थी, सबको पता है, एंड शी गॉट 56 रैंक परहैप्स, है ना। आई इंटरेक्टेड विद हर, वी फेलिसिटेटेड दैट गर्ल ऑल्सो, एंड जयश्री प्रधान है, वी फेलिसिटेटेड हर एंड आई टॉक टू हर, and whatever she told, I did the same thing. तो इसलिए इस एग्जाम को पास करने का मंत्र जो है ना, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, मोटा मोटी सेम होता है। एक ही पैटर्न टाइप का होता है। मतलब इफ़ यू फाइंड इट आउट, यू विल ऑलवेज क्लियर द एग्जाम। वो पैटर्न ढूंढने में आपको हेल्प का जरूरत पड़ता है लोगों का, जो आपके बेस्ट गाइड होंगे, जो अच्छा आपको गाइड कर पाएंगे, जेन्युइनली गाइड कर पाएंगे। अगर वो आपको मिल गया, आपकी एग्जाम में पास करने की प्रोबेबिलिटी मेनी फोल्ड बढ़ जाती है। ये बोलना हम चाह रहे हैं। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 100, अब मान लीजिए 150 IPSC सिर्फ नहीं होते हैं, इसमें IAS होते हैं, IRS होते हैं, रेलवे सर्विस होते हैं, बहुत सर्विस होते हैं। तो आप किसी भी सर्विस में जा सकते हैं। मतलब अराउंड 700-800 के आसपास सीटें होती हैं। 10 लाख लोग बैठेंगे, 700-800 के आसपास सीट होती हैं। तो इसलिए बार बार बोलेंगे यहाँ के लोगों को, बच्चों को भी, ये भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ एक्सपोजर दैट आई वांट टू गिव इट टू द पीपल ऑफ बच्चे ऑफ दार्जिलिंग, कि अगर कुछ भी आपको पूछना है, बातचीत करनी है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू माई ऑफिस एंड यू जस्ट इंटरेक्ट विद मी, you will get at least some guidance from me. Thank you sir. So ये भी सुना मैं, जो भी ये UPSC की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग 16 घंटा 18 घंटा या 2 घंटे सोते हैं, इतना ज़्यादा घंटे पढ़ते। ये सच है सर? क्या आपने भी ऐसे ही 18 आवर्स 20 आवर्स प्रिपेयर करके हुआ? हम ये भी बोलेंगे ये भ्रम है एक्चुअली लोगों का, ऐसा। एंड हम ये हमेशा बोलना चाहेंगे कि ठीक है, UPSC एग्जाम जो है, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड रिसोर्सेज फ्रॉम योर साइड। रिसोर्स में टाइम भी एक रिसोर्स होता है जी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू रीड 20 आवर्स अ डे और 4 घंटा सोना होल थ्रू आउट ईयर। कभी ऐसा नहीं कर सकता है कोई। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम मेरा 1 साल के बाद है, आज से मुझे पता है 1 साल बाद एग्ज़ाम देना है मेरे को, तो आई विल मैनेज माई टाइम, और शुरू में 8-10 घंटा पढ़ना पड़ता है, आई विल नॉट डिनाई दैट।
अगर आप जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम, जॉब नहीं कर रहे हैं तो 10 घंटा, कोई 12 घंटा पढ़ेगा, कोई 10 घंटा पढ़ेगा. बट विद टाइम जब एग्जाम पास आता है तब धीरे लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं अपना. आई विल नेवर टेल कि मैंने 20-20 घंटा पूरा साल भर पढ़ा है, ऐसा नहीं हुआ है. जब एग्जाम पास आता है, 1 महीने बचे हैं एग्जाम में, मान लीजिए 15 दिन बचा है, तो मैं 2 घंटे ही सोता हूँ, ऐसा भी हुआ है. या बिना सोए भी एग्जाम दिया, बट आई विल नॉट एडवाइस एनीवन टू डू दैट. टेंशन होता है तो लोग करते हैं ऐसा. तो एग्जाम के टाइम के हिसाब से लोग अपना वो करते हैं. ऐसा नहीं है कि एग्जाम बस आया और लोग बोलेंगे कि तुम 20 घंटा जब तक नहीं पढ़े दिन भर तो पास ही नहीं कर सकते एग्जाम. ऐसा नहीं होता है. आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज ड्यूरिंग माई एग्जाम डेज एंड यू विल नॉट बिलीव, जिस समय मैंने एग्जाम पास किया मेरा स्ट्रेस बचता था मूवी देखना. मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते थे बेटा तुम एग्जाम मूवी देख के आओ, और मेरा एग्जाम परसों है मुझे पता है, मूवी देख के. एंड आई यूज टू गो टू वॉच मूवी विद माई फ्रेंड्स. 2 घंटे की मूवी देखा, स्ट्रेस बस्तर हो गया, उसके बाद आकर के एग्जाम दिया मैंने. तो इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि ये सारी बहुत गलत धारणाएं हैं. यही गाइडेंस बोलना चाहते हैं जो मैं बोल रहा था आप लोगों को. जो हम बोल रहे थे गाइडेंस अच्छे सच्चे लोगों से मिलकर समझ में आएगा जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं. सिर्फ नेट पे पढ़ के, लोगों का सुन करके, हियर से जो होता है उसको सुन के रियल पिक्चर आपको नहीं मिलता है. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को. तो इसलिए आप जो 10 घंटे 12 घंटे वाला मिथ है, जो 20-20 घंटे वाला मिथ है, दैट इज़ रॉन्ग. एंड विद टाइम इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज जब आपका एग्ज़ाम पास आता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें एक और चीज़ बोलना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है. लोगों को लगता है कि यूपीएससी की तैयारी जब कर रहे हैं सब कुछ से कट ऑफ हो जाना है, कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में, बस पढ़ाई करना है. ये बहुत गलत धारणा है एक्चुअली. ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम आपको एक्सप्रेस करना चाहेंगे. आई हैड द सेम फीलिंग एंड आई सफ़र्ड. हाउ? जब मैं तैयारी कर रहा था, हम तैयारी कर रहे थे, आई वॉज इन अ वेरी हाई पेइंग जॉब एक्चुअली. मैंने मेरी पढ़ाई एक्चुअली इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, ठीक है. उसके बाद मैंने जॉब थोड़ी दिन के छोड़ा. आपने स्विच किया? यस, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है एंड मैंने 2-2.5 साल नौकरी की बाहर, एंड काफ़ी अच्छी नौकरी थी मेरी. एंड देन मैं उस नौकरी को छोड़ के यूपीएससी की तरफ आया, और मुझे लग रहा था कि ऑफिस में टाइम निकाल नहीं पा रहा, तो थोड़े दिन के लिए मैंने छोड़ के पढ़ाई की. मतलब मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा सबको, जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, जैसा आपका मेंटल स्टेटस, उसके बेसिस पर डिसाइड करना चाहिए. बट मुझे लगा मुझे करना चाहिए क्योंकि मेरा कुछ सेविंग्स हो गया, अच्छा खासा जॉब से हो गया था, तो इसलिए आई थॉट कि मैं थोड़ा डिवोट करूँगा काम. उसके बाद मेरे दोस्त वगैरह जो थे वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे. मैंने छोड़ दिया जॉब, सेम जगह पे सब बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं लाइफ. सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. एंड ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है मन में, ठीक है. मुझे लगता था कि क्यों छोड़ दिया मैंने इतना अच्छा लाइफ. इस कारण मैंने क्या किया, अपने में कट ऑफ कर लिया वर्ल्ड से एक्चुअली. बस मेरी फैमिली एंड क्लोज 1-2 दोस्त थे, उनसे ही बात कर रहा था. मैं पूरा कट ऑफ हो चुका था और स्ट्रेस काफ़ी बिल्डअप हो रहा था अंदर ही अंदर. लेटर ऑन व्हाट हैपेंड यू विल नॉट बिलीव. जिस साल मैं एग्जाम पास किया उसी साल मेरे साथ ये घटना घटा है कि मैं एक दिन अचानक लिख रहा था और लिख के मेरा हाथ चलना बंद हो गया और पेन होने लगा हाथ में, बहुत ही सीवियर पेन. तो मुझे लगा ठीक है कुछ हुआ होगा, मसल ट्विच हुआ होगा या कुछ समस्या है, मांसपेशी में कुछ समस्या होगा. देन आई विजिटेड डॉक्टर्स. मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया एंड लेटर ऑन वन ऑफ द डॉक्टर टोल्ड मी कि आई हैव डेवलप्ड अ डिजीज दैट इज कॉल्ड राइटर्स क्रैम्प. राइटर्स क्रैम्प, ओके. उसको फोकल डिस्टोनिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में. राइटर्स क्रैम्प बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हम लोग. एंड द डॉक्टर टोल्ड मी यू कैन नॉट राइट एवर विद योर राइट हैंड, सो प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद योर लेफ्ट हैंड. आप लेफ्ट हैंड से लिखेंगे आप. एंड ये तब हुआ जब मैंने एग्ज़ाम लिखा था यूपीएससी का प्रीलिम्स का. प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा हुआ था एंड उसके पहले मैंने आईआईएम का एग्ज़ाम दे रखा था. आई गॉट फाइनल कॉल फ्रॉम सम आईआईएम एंड माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि ठीक है अगर तुम अगले बार लिखना चाहते तो आईआईएम का एग्ज़ाम तो लिख लेना, इस साल तुम्हारा परीक्षा अच्छा हुआ है, यू कैन ट्राई फॉर यूपीएससी मेंस दिस टाइम. मैंने कहा ठीक है एंड आई ड्रॉप द आईआईएम का एडमिशन. आई डिड नॉट डिपॉजिट द फी. ये सब करने के बाद 1 महीना 1.5 महीने के बाद मैं पढ़ाई कर रहा था, देखा जब ये घटना घटा. मेरा मेंस था 3-4 महीने बाद, मेन एग्ज़ाम जो यूपीएससी एग्ज़ाम में. एंड उस घटना में मैंने डॉक्टर को दिखाया, तब उसने बोला मेरे को कि आप लेफ्ट हैंड से लिखिए, राइट से कभी लिख नहीं सकते हैं. आई वॉज ब्रोकन टोटली कि अब लाइफ करियर बर्बाद हो गया मेरा. तो मेरा ड्रीम जो था वो बनने का, उसमें नहीं कर पाएंगे कुछ भी. तो बहुत सारा डॉक्टर्स दिखाया, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला. देन एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है, एक ऑस्टियोपैथी बोलते हैं, उनके डॉक्टर मिले मेरे को. उन्होंने थोड़ा सा मसाज वगैरह करना एंड कुछ मेडिकेशन दिया था. उसकी बेसिस पे मेरा लिखना थोड़ा ठीक हुआ एग्ज़ाम के जस्ट ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले तक. एंड उसके बाद हमेशा एग्ज़ाम जब लिख रहे हैं 3 घंटा एग्ज़ाम लिखे, फिर हाथ को सेकना होता है, डॉक्टर ने बोला था पानी में डुबो करके. और मम्मी मेरे बैठती थी वहाँ पे, वो हमेशा लेकर के बर्तन सेंटर पर हम लोग सेकते थे हाथ, फिर एग्ज़ाम लिखते थे. पेन होता था हाथ में बहुत. जब मैं डॉक्टर से बाहर पूछा कि ये डॉक्टर साहब ये क्यों हुआ मेरे साथ में, आई कुड राइट द एग्ज़ाम एंड थैंकफुली आई पास द एग्ज़ाम दैट ईयर इटसेल्फ.
इसलिए एटलीस्ट मेरा स्ट्रेस कम हुआ। फिर धीरे सिचुएशन में इंप्रूव हुआ मेरा। फिर डॉक्टर से मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, एंड आई गॉट टू नो द स्ट्रेस इज द ओनली रीजन दैट क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ। ओके। स्ट्रेस एंड टेंशन, एंग्जाइटी। इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम में अगर लिख रहे हैं आप, दैट इज़ नॉट योर लाइफ। एग्ज़ाम जो पास नहीं करते वो लाइफ में अच्छा नहीं करते, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं आप। बहुत लोग ऐसा लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। एग्ज़ाम इज़ नॉट द लाइफ ना। 150 IPS बनते हैं क्या? सब लोग, बहुत लोग IPS बनने का मन होता है, लेकिन जो नहीं बन पाए क्या अच्छा नहीं करता लाइफ में? वो मेरे से बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो इट इज़ नॉट द लाइफ। तो ये लाइफ अगर मेरा हमेशा ऐसा हाथ रहा था, थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मेरा सब कुछ ठीक हो गया स्ट्रेस कम होने से। बट आई जस्ट नरेटेड दिस एग्जाम्पल, इसलिए बोला आप लोगों को क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दे शुड ऑलवेज थिंक एग्जाम पासिंग इज जस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। इफ दे आर सक्सेसफुल with their sincere effort, dedication, if they can make it, they should be happy. But with the sincere effort also, if they cannot make it, अगर नहीं कर पाए एग्जाम, थोड़ा दुख होगा। इट इज़ टोटली प्योरली ह्यूमन, दैट दुख होगा ही। लेकिन उस दुख के चक्कर में अपना हेल्थ बर्बाद कर लेंगे, अपना मेंटल स्टेटस बर्बाद कर लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बोलना चाहिए UPSC एग्जाम में बहुत लोग बोलते हैं बहुत सारी बातें, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, सोना कम पड़ता है, बट इन सब चीज़ों के अलावा यू मस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। जो सबसे कम करते हैं, हेल्थ पे फोकस करने का बहुत तरीका है। दोस्तों से मिलिए जुलिए, लिमिटेड इंटरेक्शन कीजिए, जो भी आपको हॉबी पसंद है वो परस्यू करिए। कुछ बेसिक चीज़ें कभी बंद नहीं करनी चाहिए लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। जो मुझे लगा मैंने गलती की लाइफ में, ये चीज़ बहुत को नहीं सिखाता है लोगों को, बट मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए मैंने सिखाया। और मैंने जितने लोगों से इंटरेक्ट किया मैं सबको मैं बोलता हूँ ये चीज़, और आपको भी सिकन बोला ये चीज़। थैंक यू सर। ये नॉट ओनली इन UPSC की तैयारी में, आई थिंक ये सब सभी फील्ड में, किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में, सिंस आपने UPSC जिक्र किया था इसी कारण मैंने बोला आपको, किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में जहाँ पे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, ये नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस लेवल से आप फाइनली समस्या में ही पड़ते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, और थैंकफुली मेरा समस्या रिजॉल्व हो गया। बट एक और चीज़ बताना चाहेंगे आपको हम, जब ये एग्ज़ाम देने के बाद में पास एग्ज़ाम किया मैंने, तो मैंने अपने बहुत लोगों को ये समस्या बताई। यू विल नॉट बिलीव, आई गॉट टू नो अराउंड मोर 4-5 पीपल हु हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, जिनको सेम समस्या हो रही थी। ओके, उनको मैंने हेल्प किया। एटलीस्ट उनको बताया ये डॉक्टर के पास जाइए आप, ये आपको हेल्प कर सकते हैं, एंड दे रियली गॉट हेल्प, एंड उनका ठीक हुआ समस्या। तो मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला, मैंने बताया लोगों को हेल्प किया। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि UPSC एग्ज़ाम है, बट पहले लाइफ है आपकी। लाइफ का एग्जाम नहीं है। हाँ, लाइफ का एग्जाम नहीं है आपका। तो लाइफ का एग्जाम उससे बढ़कर आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। इसके अलावा आप म्यूजिक में इंटरेस्ट है, म्यूजिक परस्यू कीजिए। आपका पढ़ाई लिखाई में, पढ़ाने में इंटरेस्ट है बच्चों को, उसमें परस्यू कीजिए। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो परस्यू कीजिए। थोड़ा दुख होता है, डिनाई कभी नहीं करेंगे एग्जाम नहीं पास करने पे, लेकिन टाइम के साथ सब दुख चला जाता है, सबको पता है ये बात, है ना। तो एवरीथिंग विल सेल पास, ऐसे बोलते हैं ना टाइम के साथ। तो यही बोलना चाहता हूँ। ओके सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जानने का आया उस वक्त। मैं एक एस्पायरेंट से बात करते वक्त वो बोला कि अगर आप UPSC एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो एटलीस्ट यू शुड गो टू दिल्ली, क्योंकि वहाँ पर ही आपको अच्छा सा एक्सपोजर मिलेगा, ऐसा बोला था वो। तो आपको भी क्या लगता है कि दिल्ली हेडक्वार्टर हो सकता है कि UPSC एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए? उसने बोली बहुत सही बात, एक्सपोजर वर्ड उसने यूज़ किया, बहुत सही बात बोली। क्या मैं भी शुरू से बोलता हूँ एक्सपोजर मैटर्स अ लॉट। एक्सपोजर क्रिएट करने का बहुत तरीका होता है, या तो फिजिकली जाए या वो एक्सपोजर का माध्यम आपके पास आए। दो चीज़ हो सकते हैं। अब दार्जिलिंग में मे बी अभी बच्चे यहाँ जाते हैं, मे बी उस तरह का यहाँ पे एक्सपोजर, यहाँ पे लिमिटेड लोग तैयारी करते हैं। अभी कुछ जगह पे बच्चे तैयारी कर मुझे पता है। अब अगर यहाँ पे एक्सपोजर यहीं मिलने लगे तो बेटर होगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, पटना। पटना में एजुकेशन हब नहीं था पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले। जी। पटना नाउ इट हैज़ बिकम एजुकेशन हब, क्योंकि बिहार के जो गाँव के बच्चे हैं वो उनको दिखता है शहर जो अफोर्ड कर सकते हैं पटना ही दिखता है, और अफोर्ड करेंगे दिल्ली जाना पड़ेगा। अब जब आते तो जब आए वो साथ में कोचिंग बहुत सारे खुल गए। अब जब वहाँ तैयारी करने लगे, उस कोचिंग में बहुत सारे बच्चे आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी, लोग एक दूसरे इंटरेक्ट करने लगे। जब आप अपने ऐसे 100 बच्चों को देखेंगे, अपने से 500 बच्चों को देखेंगे, जब उनसे इंटरेक्शन होगा तो उनसे आप पूछेंगे भैया ये टॉपिक जो पढ़ रहा हूँ मैं, ये कहाँ से पढ़ना है। आपको पहले पता ही नहीं होता था। अगर 50 लोग 100 लोगों से इंटरेक्ट करेंगे आपको पता लगेगा। या कोई चीज़ कहाँ बेटर मिलता है, कौन सा एग्ज़ाम का फॉर्म निकलने वाला है। अगर आप ग्रुप में रहेंगे, आप एक्सपोज रहेंगे इन्फॉर्मेशन से,
तो आप बेटर कर सकते हैं लाइफ में। जो तो इसी तरह से हम बोलना चाहेंगे दिल्ली भी जो है, दिल्ली वाज वंस IAS IPS प्रिपरेशन को लेके, यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके एक्सपोजर वहाँ बेटर देता था वहाँ पे, क्योंकि सब लोग वहीं आते थे। फ्रॉम क्वाइट ओल्ड डेज इट हैज हैपेंड, बट नाउ ये थोड़ा शिफ्ट कर गया डिफरेंट एरियाज में भी। अभी डिसेंट्रलाइज हो रहा है। अभी बहुत सारी जगह पर नया कोचिंग सेंटर खुल गया। जब आप कोचिंग में जाएंगे या ग्रुप बनाएंगे आप, तो वहाँ पर इंटरेक्शन होगा, एक्सपोजर बढ़ेगा, आप काम कर सकते हैं। But third thing now what has happened, the best development, I always say the internet is the biggest equalizer that mankind has produced. Equalizer, या इकोनॉमिक इक्विटी की बात करें या अपॉर्चुनिटी की बात करें, इंटरनेट पे आज सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम बताना चाह रहे हैं कि आज भी हम इंटरनेट पर बहुत चीज़ें सीखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे जा कर के, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, यूडेमी, अनअकैडमी, आपका एड टेक प्लेटफॉर्म्स है, खान अकेडमी करके एक US का है आपका, इस तरह से कुछ और स्टैनफोर्ड, MIT, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। UPSC को लेकर के भी इफ़ यू आस्क मी, बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमसे मिलेंगे, उनको डेफिनेटली उनका नाम बताएंगे, ये यहाँ से पढ़ो, ये वीडियो देखो। अब वो इक्वलाइजर होने के कारण आपको इन्फॉर्मेशन का सोर्स का समस्या नहीं रहा। बट अगेन व्हाट वुड आई टेल, दिल्ली जाके एक ही फ़ायदा जो दिखता है लोगों को, वो है कि वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, तो आप देखते हैं लोग किस तरह का चीज़ पढ़ रहे हैं और कैसे बेस्ट कर सकते हैं। वो चीज़ में भी अगर यहाँ कम्युनिटी, यहाँ के बच्चे इकट्ठे होकर के ग्रुप बनाए, पीयर ग्रुप बनाए अपना, तो तैयारी करें, देन आई थिंक विद द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल इन द इंटरनेट विद अ कम्युनिटी ओवर हेयर, मुझे लगता नहीं है कि फिर दिल्ली जाने की जरूरत पड़ेगा। जयश्री प्रधान से मैंने बात की थी, शी डिड नॉट गो टू दिल्ली। ऐसा है सर? यस, वो इंटरनेट से सब कुछ पढ़ी है और कुछ कोचिंग मटेरियल उसने बाय पोस्ट मंगवाया है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई टेल यू कि उसने ऐसे तैयारी की है। एंड अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने भी कोचिंग ज़्यादा जगह नहीं किया। मतलब अगर बोलेंगे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था, मैंने वो लिटरेचर था, एंड आई डिड नॉट रीड लिटरेचर एवर इन माई लाइफ। सोचा कि लिटरेचर की मुझे गाइडेंस चाहिए होगा, मैंने लिटरेचर पढ़ाई की। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल स्टडीज़ या बाकी चीज़ें होती हैं, आई नेवर टेक अ कोचिंग फॉर दैट। आई जस्ट आस्क माई स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे थे, जो एग्जाम पास कर चुके थे, उनसे पूछा ये कहाँ से पढ़ना है, ये कहाँ से पढ़ना है। दे टोल्ड मी ये रिसोर्स पढ़ो यहाँ से, ये रिसोर्स पढ़ो यहाँ से, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ आप लोगों को। आई हैड अ गुड गाइडेंस एंड मैंने उतना ही पढ़ाई किया, बस लिटरेचर का मैंने कोचिंग किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट लोग बहुत कोचिंग करते थे, 8-8 महीने 9-9 महीने कोचिंग करते हैं। आई डिड नॉट डू दैट बिकॉज आई वाज इन जॉब, और जॉब के मैं कोचिंग नहीं कर सकता था, मैं जॉब के बाद पढ़ता था। तो इसलिए हमेशा हमें लगता है कि एक पीयर ग्रुप बहुत ज़रूरत है, एंड गाइडेंस, दैट इज़ इट, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो सर आपने बोला कि आप पहले जॉब करते थे और अच्छा खासा वो जॉब भी ऐसा वैसा नहीं था कि बहुत अच्छा था। सो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि ना अभी हो गया, अभी मुझे भी वो IPS बनना है या मुझे भी UPSC करना है, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिहार से बिलोंग करते हैं, सबको पता है। तो बिहार में आपने ही बोला कि बिहार यूपी के लोग IAS IPS का आइडेंटिटी बना रखे हैं, तो वो हमारे समाज में है। हम लोग जब निकलते हैं तो हमेशा अखबार के हर पेज पे हर दिन निकलेगा DM और SP का फोटो निकलते ही है। तो एक तो इंस्पिरेशन वहीं से आता है कि कोई बड़ा पोस्ट है। नंबर 2, अगर मैं फिर से इसको मैं हिस्टोरिकली लेना चाहूँगा कि समहाउ इट मेरे माइंड में था, बट धीरे धीरे करके वो मन में बना। जब स्कूल में थे, क्लास 8-9 की बात है वो, उस समय हमारे स्कूल में एक बड़ा इवेंट होने वाला था। एंड उस इवेंट में इवेंट ज़्यादा एनुअल इवेंट था, हमारा एनुअल डे होता है ना इवेंट, उसमें होने वाला था। एंड हम लोग स्टूडेंट एक फॉल इन किए हुए थे लाइन में, असेंबली लाइन जो होता है उसमें। एंड हमारे इवेंट के चीफ गेस्ट उस समय शायद CBI के जॉइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, IPS ऑफिसर थे, सीनियर IPS ऑफिसर थे। एंड ही वॉज फ्रॉम बिहार ओनली, सो ही वॉज मेड अ चीफ गेस्ट। ऑल राइट, काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे वो। तो वो आए थे, तो जब घुस रहे थे स्कूल से, तो साथ में उनके सिक्योरिटी और बाकी गाड़ी वाड़ी जो पायलट स्कॉट होता है, जो प्रोटोकॉल से मिलता है लोगों को, वो सारी चीज़ देख के हमको बड़ा फैसिनेट किया कि यार ये तो कुछ बड़ा ऑफिसर है, ऐसा लगा। बट आई डिड नॉट नो व्हाट इज IPS, व्हाट इज IAS दैट टाइम। तो पापा से मैंने पूछा, पापा नहीं बताया था कि कोई बड़ा IPS ऑफिसर है, तो इसलिए ये सब मिला होगा, तो देखो तुम पढ़ना लिखना ऐसे ही करना तुम भी। आई डिड नॉट नो कि मैं बन जाऊँगा ऐसा IPS ऑफिसर, ठीक है। तो ये घटना वहाँ से बना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बोलेंगे कि कब मेरा एकदम मन कर गया कि अब तैयारी करनी है, वो हम बताना चाहेंगे। ये तो छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में होती रही हैं, बिहार से हैं, एंड इस घटना बताया, ये सब देखा, मन में एक कॉर्नर रहता ही था। बट हुआ क्या कि मेरे कुछ दोस्त एग्जाम पास कर गए हैं, एंड मेरा एक्चुअली बाहर जाके, अब्रॉड जाके पढ़ाई करने का मन था।
तो मुझे लगा कि अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन क्यों क्रिएट करें पेरेंट्स के ऊपर भी, अपने ऊपर भी, एंड लोन लेना पड़ता। मैं जब दोस्त एग्ज़ाम पास कर चुके हैं तो एक बार हम भी ट्राई करते हैं एग्ज़ाम। देन आई कॉल्ड देम अप, पूछा तैयारी कैसे करनी है बताओ यार, एंड दे गिव अस द इनपुट। जॉब के साथ साथ मैंने तैयारी की और हो गया। आफ्टर दैट मन में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मन में तो होता ही है कि ये सब हुआ कि कैसे किया मैंने, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये होता है कि मैंने क्यों किया ये। हम जिस जॉब में थे इट वॉज वेरी हाई पेइंग जॉब, ठीक है, आई वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली। सो सारा टाइम कंप्यूटर के सामने बैठना, कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, ये सब करते थे, बट एक फुलफिलिंग लगता नहीं था मेरे को वो जॉब। एक्चुअली लगता था कि सारा टाइम कंप्यूटर के सामने बैठे रहो, प्रोडक्ट डिज़ाइन करो, क्लाइंट से बात करो, उनको सप्लाई करो, उनका इशू आएगा उनको रिजॉल्व करो इशू को, मज़ा नहीं आता था वो चीज़। तो मुझे लगा कि लाइफ में कुछ अगर अपॉर्चुनिटी है, अगर मिला मौका, तो इसमें कम से कम अगर सर्विस में गए तो थोड़ा बहुत अपार्ट फ्रॉम जो भी चीज़ मैंने बताया, एक लोगों को भी टच करने का मौका मिलेगा, लोगों से हेल्प करने का मौका, लोगों को हेल्प करने का मौका मिलेगा। पब्लिक सर्विस जो बोलना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने किया। मतलब सब चीज़ का मिक्स था, ऐसा नहीं बोलेंगे सिर्फ एकदम पब्लिक सर्विस ही सीन घुसना है हमको। इट वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, कि नोबल जॉब है एंड बहुत लोगों से मिलते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं हम, एंड प्रेस्टीज है सोसाइटी में इस जॉब का, मतलब सब कुछ का मिक्स है एक्चुअली। इसलिए हमने डिसाइड किया अगर पास किया तो बढ़िया, नहीं पास किया तो अपनी इंजीनियरिंग का जॉब तो हम कंटिन्यू करते रहते। तो दैट वाज द रीज़न आई मेड अ डिसीजन टू डू दिस थिंग, एंड संयोग से मेरा हो गया यूपीएससी एग्जाम। सो फिर आप जब एग्ज़ाम लिख रहे थे सर, है ना, तो रिज़ल्ट आने बाकी था, उस वक्त ऐसा लगा कि अगर नहीं हुआ तो मेरे पास जॉब है ही, बैकअप है ही, और तैयारी में उससे थोड़ा इफेक्ट हुआ सर? अगर हो गया तो हो गया, वरना मेरे पास जॉब है ही। मैंने जो यूपीएससी एग्जाम पास किया, आई डू नॉट फील ashamed at all कि मैंने ये यूपीएससी एग्जाम 3rd अटेम्प्ट में पास किया है, ठीक है। ओके। एंड फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट जो है, फर्स्ट अटेम्प्ट हालांकि मैं उसको डिस्काउंट करना चाहता हूँ, लेकिन आई डू नॉट वांट टू टेल कि भैया नहीं मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। मैंने एग्ज़ाम दिया था, बट 2-4 दिन 5 दिन पढ़ा था तब एग्ज़ाम दिया था। लोगों ने बोला कि तुम पढ़ दे दो एग्ज़ाम, कौन 5 बजे बैठता है, इसलिए बैठ गए हम। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम फेल किए तो इट डिड नॉट हर्ट मी अ लॉट, बट सेकेंड टाइम मैंने बहुत पढ़ाई करके एग्ज़ाम दी थी, ठीक है, एंड आई फेल्ड इन दैट एग्जाम, एंड दैट टू इन प्रीलिम स्टेज। आई एम टेलिंग यू, पीपल मस्ट अंडर, जो मुझे सुनेंगे ये पॉडकास्ट, यहाँ के बच्चे यूथ जो हैं, दे मस्ट नो दैट आई फेल्ड इन द प्रीलिम्स इटसेल्फ इन द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ एग्जाम। 2 बार एग्ज़ाम दिया, दोनों बार प्रीलिम्स से फेल कर गए हम। एंड तब मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्या करेंगे अब लाइफ में, तो बड़ा सपना लेके बैठे हुए थे और तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है जी। मुझे लगने लगा कि अपने पर डाउट होने लगा कि हम तो यार इतना अच्छे स्टूडेंट थे पढ़ाई लिखाई में, अगले आई वाज ए गुड स्टूडेंट इन स्कूल एंड कॉलेज, फिर लगे बर्बाद कर दिया मैंने अपने लाइफ को। तो फिर मैंने 3rd अटेम्प्ट दिया और फिर घटना बताया आपको राइटर्स क्रैम्प का। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अपने प्रीवियस जो हमारे मैनेजर थे उनको मैंने रिक्वेस्ट किया पुरानी कंपनी की कि अगर सर दोबारा ले लेंगे तो बेटर रहेगा, एंड आई वाज डिसेंट परफॉर्मर इन माई कंपनी, सो उन्होंने ले लिया दोबारा। आई स्टिल रिमेंबर देम, आई स्टिल रिमेंबर हिम, ओके, बिकॉज ही हेल्प मी इन ड्यूरिंग माई टफ टाइम। तो जब वो हुआ, जब मैं जॉब में था, जॉब ज्वाइन कर लिया बेसिकली, उसके 2 महीना संजोग, एंड ही डिड नॉट ऑल्सो नो कि मेरा एग्ज़ाम में हो ही जाएगा। उसके 3 महीने का मेरा रिजल्ट आ गया एंड पास कर गया। ऑब्वियसली अगर रिजल्ट नहीं आता तो टेंशन होता नहीं, मेरे जॉब था एटलीस्ट मेरे पास। ओके, वही तो आपके पास तो बैकअप था, बैकअप था ऑलरेडी। तो इसलिए हम हमेशा बोलेंगे लोगों को कि बहुत लोगों की धारणा है, मतलब पीपल माइट डिफर विद मी ऑन दिस एस्पेक्ट, बट सबका अपना व्यू पॉइंट होता है। अगर आपके पास बैकअप है, यू मस्ट हैव दैट बैकअप। मतलब अगर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे हम, ठीक है, एंड उस समय आपको एक बैकअप होना बहुत ज़रूरत होता है। अब बैकअप नहीं होगा तो आप स्ट्रेस का कार्ड मेरा ये भी था एक, जो मैंने राइटर्स क्रैम्प का इशू बताया आपको। तो इफ़ यू हैव अ बैकअप, आप 7 घंटा 6 घंटा 5 घंटा कहीं से निकाल लेंगे। आजकल इतना इंस्टाग्राम और यूट्यूब थोड़ा कम कीजिए, नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम लोग देखते हैं, वो सब कम कीजिए। 5 घंटा निकालना लाइफ में बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद इस तरह से मैं सबको बोलूँगा कि करे तो कोई समस्या नहीं होगी कभी भी। फिर वही तो सर, जो लोग के पास बैकअप नहीं है और जो फुल्ली यूपीएससी की तैयारी में लग जाते, अगर वो लोग का नहीं हुआ तभी वो लोग कई शायद ज़्यादातर वो मेंटल स्ट्रेस, ये सब एंजाइटी वगैरह वो लोग रहता ही है। मतलब एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट सिचुएशन, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास टेक्निकल डिग्री था इसलिए मुझे जॉब मिल गया, ठीक है। सबके पास टेक्निकल डिग्री रहता नहीं है, तो यू ऑलवेज हैव समथिंग इन योर माइंड बैकअप। फेलियर का अच्छा, किसी भी जॉब में, किसी भी लाइफ में कोई भी एंडेवर लेते हैं आप, करते हैं, बी प्लान तो हमेशा रहता है सबके पास,
प्लान बी रहता है ना सबके पास. आई विल नॉट टेल कि बी प्लान आपको आज ही एग्जीक्यूट करना है, बट यू विल हैव डेफिनेटली सम बी प्लान इन योर माइंड ना. यस तो डेफिनेटली. बी प्लान रखिए हमेशा माइंड में अपने, बट गिव योर 1000% टू योर ए प्लान बाय हार्ट. नहीं हुआ तो यू विल बी एटलीस्ट हैप्पी कि मैंने 100% एफर्ट दिया अपना. फिर बी प्लान आपके पास है, उसको एग्जीक्यूट कीजिए. एवरीबडी माइट नॉट बी दैट फॉर्चुनेट दैट उनके बी प्लान भी अच्छा हो उनके पास. तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा आपके पास रहना चाहिए, वो जिसमें मैं आगे डिस्कस भी करूँगा मेलोडी फेस्ट को लेकर के कि बी प्लान बनाने में क्या हेल्प कर सकता है हम लोग का मेलोडी फेस्ट, और बाकी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे हम. तो हमेशा एक होना चाहिए आपके पास बैकअप. एटलीस्ट लोअर मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग कर जिसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यू मस्ट हैव समथिंग आई थिंक. ओके सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की कि जब आप क्लास 8 में था तभी एक चीफ गेस्ट के रूप में एक वो आया था, है ना, IPS ऑफिसर आया था. तो अभी थोड़ा सा तो क्लिक हुआ और आपका पापा भी बोला कि हाँ देखो ये भी तुम भी ये बन सकते हो. तो अभी क्या है, लेट्स गो बैक टू 20 साल पहले अगर करें तो यूपी बिहार के लोग को मेनलैंड इंडिया में टाइपकास्ट करते थे, ये लोग देहाती मजदूरी करने वाला लोग है. लेकिन अभी जाके देखा जाए तो यूपी बिहार के लोग ने कंप्लीट ये नैरेटिव्स को चेंज कर दिया, क्योंकि वो लोग ने ऐसा आइडेंटिटी क्रिएट किया कि अभी जितना भी लोग हैं ना IPS IAS सब भी यूपी बिहार से होता है, ऐसा बनाया. ऐसे प्रॉब्लम्स गोरखा लोग भी फेस करते हैं. जब भी मेनलैंड इंडिया में जाते थे वो लोग को सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, बहादुर लोग बोलते हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये आइडेंटिटी जो क्राइसिस के बारे में हम लोग बात करते हैं, सो कितना इम्पोर्टेंट है कि आइडेंटिटी हम खुद बनाएं, क्योंकि तब भी चेंज होगा लोगों का पर्सपेक्टिव. आपको क्या लगता है, जैसे कि आप लोग ने चेंज किया, यूपी बिहार के लोग ने? आइडेंटिटी जो है वो कम्युनिटी से बनता है, सिंगल आदमी से नहीं बनता है. ठीक है, तो हम ये बोलना चाहेंगे बिहार को लेकर के, डेफिनेट है वहाँ भैया बोलते हैं दिल्ली वेले में बिहार के लोगों को. तो कुछ लोगों का मन में ऐसा मनोदिशा उनकी है, छोटा मेंटालिटी जो होता है, बोलने दीजिए. आई हैव नथिंग. मैंने सोचा लाइफ में देयर विल बी अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड यू, डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट दोज नॉइज. ठीक है, बोलने दीजिए. बट हम ये बोलना चाहेंगे आपको कि आइडेंटिटी जो बोल रहे हैं बिहार का, एंड आप गोरखा से आइडेंटिटी रिलेट करना चाहते हैं, आपको हम ये बोलना चाहेंगे इस चीज़ में कि हाँ बिहार में समस्याएं थी, एजुकेशन का फैसिलिटी बहुत नहीं था, एंड हम लोग बाहर जाके पढ़े बड़े हैं, एंड बाहर जाके पढ़े एग्जाम लिखा हमने. लेकिन इसका मतलब अभी ये नहीं है कि जब अब जस्ट मैंने कुछ ही पहले आपको बताया कि बिहार में पटना भी एक एजुकेशन हब बन रहा है. एक खान सर करके देखा होगा न्यूज़ में बहुत आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा है, उनका वीडियो बहुत आता रहता है. ही हैज़ डन समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों को जागरूक करने में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ वेरी वाइब्रेंट कल्चर फॉर एजुकेशन हब इन पटना. तो हम ये बोलना चाहेंगे कि लोगों के मन में अच्छा करने का, मेहनत करने का हमेशा एक जज्बा रहता है, और जब कम्युनिटी के सब लोग मिल के काम करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी उस आइडेंटिटी से रिलेट करने लगते हैं. अब ये बोलना चाहेंगे कि बार हम बोलना चाहिए एक्सपोजर की बात है. बिहार में जो है हम लोग बचपन से DMSP सुन के एकदम कान पक गया था. DMSP लगता था क्या है, बड़ा पोस्ट, सब लोग यही बोलते हैं. अभी क्या है, हम लोग को मौका मिला, एक्सपोजर मिला. मेरे पापा, कम से कम आई फॉर्चुनेट कि पापा ने मेरे को दिल्ली भेजा, पढ़ाई लिखाई किया हम लोगों ने, एक्सपोजर मिलने के कारण मेरे को फ़ायदा हुआ. अभी क्या वो कल्चर में तो आपके है ही. उसके बाद आपके पास बिहार में जब आपका एजुकेशन का और ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, मतलब सेंटर्स का एंड बाकी चीज़ों का, पढ़ने लिखने का, ग्रुप का, तो उसमें क्या हो रहा है आपका कि लोग जिनके मन में था पहले से अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो और बेटर तरीके से बढ़ रहे हैं. सेम चीज़ हम आप गोरखा आइडेंटिटी के बाद जो बोल रहे हैं, हम सिर्फ IAS की बात नहीं कर रहे हैं या एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं. योर आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल जब दार्जिलिंग में निकलते हैं हम, अब जोशी चल रहा था अभी, जिस रास्ते पे जा रहा था मैं, कम से कम 50 बच्चों को मैं देखा हाथ में ले गिटार घूम रहे हैं. मैंने बिहार में कभी नहीं देखा ये चीज़. तो यहाँ पे लोगों के ब्लड में म्यूज़िक है, तो वो भी आइडेंटिटी का ही पार्ट तो है. अब उस आइडेंटिटी को उभारने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म चाहिए. प्लेटफॉर्म कौन देगा? या तो कॉमन लोग करेंगे या प्रशासन देगा. तो वो प्लेटफॉर्म पे आगे हम आपसे बात करेंगे. लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी कितना भी आप बनाना चाहेंगे, विदाउट अपॉर्चुनिटी यू कैन नॉट मेक योर आइडेंटिटी. हमको ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटी या तो आपके घर के पास होगा तो आप बेटर कर पाएंगे, या बाहर जाके करना पड़ेगा आपको. अब
जिस जयश्री प्रधान का नाम लिया आपने, उसने तो यहीं रह के तैयारी की, तो वो भी तो गोरखा बच्ची ही तो है, तो उसने पढ़ाई लिखाई करके किया। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं, जब लोगों को पता लगने लगे कि हम भी तैयारी कर सकते हैं घर बैठ के ही, यहाँ एक छोटा ग्रुप बनाते हैं, तैयारी क्यों नहीं किया जाए? जब एक बच्ची कर सकती है हमारी, तो सब लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रशासन आपकी हेल्प करने में रेडी है। अभी मैंने सबको इन्विटेशन दिया कि जो भी मेरे से मिलना चाहता है मिल ले तैयारी करने के लिए। इफ़ यू क्रिएट अ ग्रुप, इफ़ यू सम, आज इस साल 3 बच्चे शायद पास किए थे एग्जाम यूपीएससी का। आज से पहले लोग बोलते हैं 10 साल पहले एक बच्चा ही पास होता नहीं था, एटलीस्ट 3 बच्चे तो पास कर रहे हैं, एटलीस्ट एक तो एक्सपोजर मिल रहा है एक बच्चों को। अब जब धीरे धीरे करके वो जब इट विल क्रिएट इनटू अ इकोसिस्टम, पता लगेगा आपको 5 साल के बाद 10 बच्चे पास करने लगे एग्जाम यहाँ से। वो एक ग्रुप बनना पड़ेगा, एक पीयर ग्रुप बनना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि आइडेंटिटी की बात नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हर फील्ड में। मतलब दार्जिलिंग जो 80s में, आई नो, म्यूज़िक के लिए जाना जाता था। दार्जिलिंग में मतलब बड़े से बड़े बैंड यहाँ पे आए हुए हैं 80s में, मैंने सुना है यहाँ पे, जो मैंने पुराने लोगों से बात की, उन लोगों से। दार्जिलिंग म्यूजिक आइडेंटिटी था। अभी क्या वो म्यूजिक आइडेंटिटी शिफ्ट कर गया है मेघालय में, शिलोंग में। यस यस डेफिनेटली। तो वो आइडेंटिटी हमको क्रिएट फिर से करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। आपके पास टैलेंट है बट प्लेटफॉर्म नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। पढ़ाई में अगर टैलेंट है, बच्चे ऐसा तो नहीं है कि पढ़ते नहीं है, यहाँ के बच्चे अच्छा खासा पढ़ते ही है, आपको एक्सपोजर ही नहीं है, आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो आप आइडेंटिटी बनाने में हेल्प नहीं मिलेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। बट इफ़ यू प्लेटफॉर्म, आपका आइडेंटिटी बनने में आसानी हो जाएगी। और ऐसा तो नहीं है गोरखा लोग मेहनती कम है, बहुत मेहनती है। हम भी बहुत मेहनती, बिहार से हम बिलोंग करते हैं, बहुत मेहनती हम लोग भी थे। तो मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप मेहनत कीजिए, आपका अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होगा डिफरेंट माध्यम से, आप डेफिनेटली आइडेंटिटी बनाने में अपना हेल्प कर पाएंगे अपने आप को। और हम ये बोलना चाहेंगे कि गोरखा आइडेंटिटी अगर बोलेंगे आप, तो म्यूज़िक को लेकर के अभी भी गोरखा आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, बता रहे हैं आपको हम क्लियरली। और धीरे धीरे करके और बढ़ेगा, डिफरेंट आइडेंटिटी बनेगा हमारा, और क्या। ओके सो सच में आपने बोला कि एसपी डीएम सुन के आपका कान पके थे। तो एक मूवी है 3 इडियट्स करके, वहाँ पर एक बच्चे पैदा होते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा ऐसा बोला था। तो वो भाई बोला था मुझे कि यूपी बिहार में शायद जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो लोग पापा लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा IAS IPS बनेगा। ऐसा होता है क्या सच में? मतलब चाहते सब पेरेंट्स हैं, कौन नहीं चाहता है मेरा बेटा IAS IPS बने? नहीं, सब चाहते हैं, लेकिन कल्चर में वहाँ पे है इसलिए लोग बोलते हैं। तो इसमें ये नहीं बोलेंगे कि प्रेशर रहता है सबका, लेकिन है, सब चाहता है कि IAS IPS बने बेटा मेरा या बेटी मेरा IAS IPS बने तो अच्छा लगेगा। ये तो मन में थोड़ा है लोगों के, हिडन भी हो चाहे ओपन भी हो, ये रहता है लोगों के मन में। पर फोर्स नहीं करते वहाँ पर पापा लोग? फोर्स अब डिपेंड करता है फैमिली अब कैसी ना, आपका फैमिली पेरेंट कैसे है उस पर डिपेंड करता है। एटलीस्ट मेरे पापा में मेरे को हमको फोर्स नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बोला तुम करना चाहते हो करो, आई विल हेल्प यू, तो हम किया हमने। ओके सर, एक्सपोजर के बारे में बात करते वक्त एक बात स्ट्राइक हुआ जब हम प्री मिले थे। आपने बोला था कि आप US भी गया था वो रोबोटिक्स को इंजीनियरिंग करते वक्त, और आपका वो म्यूनिक किया था ना आप, जर्मनी में। सो वो कैसा था वो लाइफ, क्योंकि आप स्टूडेंट थे तब भी किया था ना? यस। सो बाहर जाने का एक्सपोजर कैसा मिला, और आपको आपका वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितना हेल्प हुआ? एकदम ठीक बोल रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे कि इन 2 टॉपिक को हम इसके बाद बोलते हैं। व्हेन आई जॉइन कॉलेज, मेरे को इंग्लिश बोलने में बहुत डर लगता था, कम्युनिकेशन, ओपन स्पोकन इंग्लिश, एंड फ्लुएंसी नहीं थी, डर लगता था बहुत। क्यों? क्योंकि आई वॉज नेवर एक्सपोज टू सच काइंड एटमोसफियर। ओके, बिहार में पढ़े हैं तो वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का बहुत चाल चलन नहीं था। व्हेन आई वेंट देयर, डर लग रहा था। हाउएवर माई रिटन इंग्लिश वॉज क्वाइट गुड, बट स्पोकन इंग्लिश में डर लगता था बहुत ज़्यादा। फिर टाइम जब चीज़ों से एक्सपोज हुए, बार बार सेमिनार में गए, मैंने लिया, करते करते हमारा एक फ्लुएंसी आई। तो ये बोलना हम चाहते हैं आपको कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोजर के लिए। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो बात किया आपने, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पीकिंग इन सम अदर लैंग्वेज विच यू आर कंफर्टेबल। मैं हिंदी में कंफर्टेबल था, लेकिन इंग्लिश में कंफर्टेबल होने के लिए मेरे को 4 साल लग गए मेरे को। दैट वॉज ओनली बिकॉज आई कुड गेट एक्सपोज टू सर्टेन थिंग्स, जिसने मुझे हेल्प किया। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट देयर, आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, कुछ अच्छे दोस्त मिले, उनको बोला यार मैंने इंग्लिश बोलनी नहीं आती हमसे, तो वी क्रिएटेड अ स्मॉल ग्रुप, दे वर गुड इन इंग्लिश, दे हेल्प मी बिल्ड अप दिस थिंग, एंड धीरे करके बढ़ा ये। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। तो आपने 2 एग्जाम्पल जो लिया मेरे सामने, दैट इज़ ऑल्सो आई थिंक आई ऑलवेज आई एम ग्रेटफुल दैट आई वॉज एक्सपोज टू सच थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स जो हैं, उन लोगों ने मेरे को आफ्टर क्लास 10th मैंने अच्छा एग्ज़ाम रिजल्ट दिया,
उन्होंने मेरे को दिल्ली भेज दिया। ओके। दिल्ली में मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई की वो स्कूल काफ़ी हाई कट ऑफ के साथ एडमिशन लेता था, तो उस स्कूल में बेस्ट टैलेंट्स आए थे। ठीक है। अब मेरे रूममेट्स अगर आप बोलेंगे तो मैं 4 रूममेट थे, सारे ब्यूरोक्रेट हैं, सब IAS IPS IRS इस टाइप के पोस्ट में, चारों दोस्त हम लोग अभी भी टच में अच्छे खासे। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आई वॉज एक्सपोज टू वेरी गुड एजुकेशन का एक कल्चर। तो मेरा भी मन किया कि चलो हमको भी करना चाहिए। फिर जब वहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज में हम गए, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में रोबोटिक्स को लेकर काफ़ी वो था, काम होता था, लोग बातचीत करते थे। तो आई मेड अ चॉइस कि मेरे को भी इस फील्ड में आगे बढ़ना है। इट इंटरेस्टेड मी अलॉट। तो हमने क्या किया, उसके लिए तैयारी की, पढ़ाई लिखाई किया, फिर छोटा मोटा रोबोटिक्स ग्रुप बनाया हम लोगों ने। एंड उसके बाद एक इंटरनेशनल रोबोटिक्स कंपटीशन होता है USA में, वी पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड वी आर फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस समय तो जो उसमें कॉलेज में सेकेंड ईयर में थे उस समय हम तो, और हम US गए, सैन डिएगो में पार्टिसिपेट किया एंड वी गॉट अ प्राइज देयर। ऑल राइट, दिस वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज इन माई कॉलेज आई वॉज एक्सपोज टू सच थिंग्स। हर कॉलेज में एक्सपोजर नहीं होता इन चीज़ों का। सिंस आई वॉज एक्सपोज टू दैट एंड आई लाइक दैट, तो मैंने परस्यू किया उस चीज़ को। उसके बाद मेरे कॉलेज में ये होने के बाद एक कल्चर था कि लोग इंटर्नशिप के लिए परस्यू करते हैं बाहर में, कुछ अच्छे स्टूडेंट जो थे। दैट विद दिस बैकग्राउंड दैट आई हैड, जो US में पार्टिसिपेट करने के लिए गया इंटरनेशनल रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन में, हमने एक अप्लाई किया एक इंटर्नशिप के लिए म्यूनिक में। ठीक है, ड्यूरिंग माई 3rd ईयर ऑफ कॉलेज, जो कॉलेज में इंटर्नशिप होती है ना, मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसमें अप्लाई किया हमने। विद माई एक्सपीरियंस, विद माई नॉलेज जो मैंने पहले कर रखा था, उसकी बेसिस पे मेरे को म्यूनिक में फुल स्कॉलरशिप के साथ इंटर्नशिप मिल गया 2 महीने का। वहाँ गए, वहाँ पे फिर नई चीज़ों को देखा हमने, एक्सपोज हुए नई चीज़ों से, कैसे पढ़ाई होता है वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, वहाँ का पुलिसिंग कैसा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ का पुलिसिंग यहाँ भी हम कुछ जगह इंप्लीमेंट किए हुए हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ जो हम कर सकते हैं वो सब कर सकते हैं। सिंस आई वॉज एक्सपोज टू ऑल दोज थिंग्स। तो 2 महीने रहे वहाँ पे, फिर वहाँ से आके इंडिया में रहा है। फिर उसके बाद जब मेरा मन किया UPSC तैयारी करने का, सिंस आई वॉज एक्सपोज टू दोज कल्चर ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स ड्यूरिंग माई क्लास 12th, उनको ही कॉल किया मैंने, तुम तैयारी कर रहे हो, बताओ कैसे करना है। उन्होंने हेल्प किया मेरा और एग्ज़ाम पास कर गए हम। तो हमेशा ये बोलेंगे हम कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, मेरे कॉलेज, मेरे को आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे को अपने 12th क्लास में, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में हर जगह एक नया चीज़ सीखने का मौका मिला। आई एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम ये कर पाए। अगर हमको दिखेगा ही नहीं ये करने हैं, ये अपॉर्चुनिटी है, तो हम करने का मन ही नहीं करेगा, पता ही नहीं लगेगा क्या करना है जी। तो ये हम बोलना चाहेंगे कि आई वॉज फॉर्चुनेट कि आई वॉज इन दिल्ली। जो आपने दिल्ली का IAS IPS तैयारी के लिए बोला, सेम लाइन पे मैं बोलूँगा कि आई वॉज इन दिल्ली। मेरी स्कूलिंग कॉलेज वहाँ पे हुआ क्लास 12th के बाद, 11th के बाद से, एंड वहाँ पे बहुत कुछ एक्सपोज, नई चीज़ जान पहचान हुआ मेरा। तो वो अभी भी लाइफ मेरे को हेल्प करता है वो चीज़। सो ट्रैवलिंग भी हेल्प किया होगा आपको, क्योंकि आप US गया, म्यूनिक गया, आपके वो लाइफ चेंज करने में। जो टूरिज़्म का जो आइडिया आ रहा है मेरे पास, बहुत सारे यहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग जो करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक हम मेलोडी फेस्ट करने वाले हैं, और टूरिज़्म का आइडिया जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यूरोप में आई परचेज EU रेल का पास, यू मस्ट हैव सीन DDLJ मूवी देखा होगा सबने, है ना। वहीं से मैंने भी सीखा था, एक यूरोपियन यूनियन रेलवे पास होता है, यू गेट दैट पास फॉर 10 days 5 days 8 days टाइप से, एंड उसको लेके एक ही बार टिकट खरीदी। एंड यूरोप एक शेंजन कंट्री बोलते हैं उसको, एक ही वीज़ा चाहिए होता है, एक ही वीज़ा पे हर कंट्री में जा सकते हैं। ठीक है, सो आई हैड दैट शेंजन वीज़ा ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, कॉलेज डेज। एंड जब भी छुट्टी होती थी वीकेंड पे, 3 दिन का छुट्टी हुआ मान लीजिए, निकल गए, रात को ट्रेन पकड़ लिया, आज हम स्विट्जरलैंड में हैं, कल फ्रांस में हैं, इस टाइप से करते थे हम। एंड व्हेन आई वेंट टू ऑल दीज प्लेसेज, आई कुड सी टूरिज्म को लेके कैसे वो प्रमोट करते हैं। तो आई सम एलिमेंट्स ऑफ मेलोडी फेस्ट दैट आई एम प्लानिंग टू डू, आई हैव सम आइडियाज़ फ्रॉम देयर ऑल्सो। कैसे इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन करना है, क्या क्या किया सके लोग अट्रैक्ट करने का। हमारा पर्पस यहाँ कुछ और है करने का मेलोडी फेस्ट, विच आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। बट वहाँ एक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे, एंड वो अब तक हम कर रहे हैं। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऑलवेज बार बार मैं फोकस एक्सपोजर पे है। अब लाइफ में कुछ भी करिए, लेकिन आप नई चीज़ देखेंगे ना, आपको नया आइडिया आएगा। जब नई चीज़ नहीं देखेंगे तो आइडिया ही नहीं आएगा आपके पास। हम लोगों ने एक जब तैयारी कर रहे थे UPSC का, एक हीगल करके थिंकर है, हीगल नाम का थिंकर है, उनका पढ़ा था, इन सोसाइटी इज ऑलवेज एन इवॉल्विंग सोसाइटी एंड ऑलवेज न्यू आइडिया कीप्स ऑन क्रिएटिंग ए सोसाइटी। आज से 200 साल पहले जो आइडिया था, वो आइडिया मे बी अभी वैलिड नहीं रहा, अब नया आइडिया आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आज से 200 साल पहले विमेन को पर्दा के पीछे रखा जाता था, है ना, सती प्रथा था। वो आइडिया उसमें पॉपुलर आइडिया था। उस आइडिया का एंटी पॉपुलर आइडिया निकला एक, नहीं करना है। राजा राम मोहन राय आए, पता है आप सब लोगों को,
करते करते फिर ब्रिटिश ने एक रूल बनाया सती एक्ट के अगेंस्ट में, सती प्रथा नहीं चलेगा। तो एक आइडिया था, उसके अगेंस्ट एक आइडिया आया। इसको आइडिया को थीसिस बोलते हैं, और जो एंटी आइडिया उसको एंटी थीसिस बोलते हैं। थीसिस एंटी थीसिस से एक नया आइडिया डेवलप हुआ कि नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एडल्ट फ्रेंचाइज, बहुत सारे कंट्रीज़ में 1930s 40s के आसपास भी विमेन को वोटिंग का राइट नहीं था, मतलब लिमिटेड राइट्स थे, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं था, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट रूल्स थे। लेकिन करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ 70 ईयर 80 ईयर्स एक नया आइडिया डेवलप, नहीं एक एम्पावरमेंट होना चाहिए वुमेन का भी, इक्विटी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। एक नया आइडिया आया, उसे एक नया आइडिया बना वुमेन का एम्पावरमेंट को लेकर, फिर उस एम्पावरमेंट में कुछ नया आइडिया जुड़ेगा, फिर नया आइडिया बनेगा। दैट वे आई एम टेलिंग यू, people are doing all these things because they are exposed to new things that is happening all throughout the world. तो यही हम बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जितना आइडिया चीज़ों से एक्सपोज होंगे आप, जितना चीज़ों को जानेंगे आप, उतना बेटर आप आइडिया क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में आप अपने। और जब वो आइडिया बनेगा तो नया आदमी कहीं और एक्सपोज होगा, वो बोलेगा नहीं ये आइडिया ठीक नहीं, इसको इंप्रूव कैसे करो, तो उसको एक नया आइडिया बनेगा। फिर थर्ड आदमी एक आएगा, नहीं ये आइडिया बढ़िया है, इसमें हम ये ऐड करते हैं तो और बेटर आइडिया बनेगा, क्योंकि ही इज ऑल्सो एक्सपोज टू सर्टेन थिंग। इसलिए मेरा बार बार ये मानना है कि मेरे लाइफ में जो मैंने अचीव किया है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपोजर। माई पेरेंट्स गिव मी एक्सपोजर, एंड दैट एक्सपोजर आई आइदर कैन कम टू यू डायरेक्टली और यू विल हैव टू गो टू द एक्सपोजर का साइड। नहीं तो आप कर सकते हैं लाइफ में तब भी अच्छा, लेकिन ये होने से आप और बेटर कर सकते हैं लाइफ में। तो मेरा ये बहुत हेल्प किया है। थोड़ा बेटर करने के लिए आपको एक्सपोजर का भी उतना ही आवश्यकता है। ओके सर, अभी हम मेलोडी फेस्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी है दार्जिलिंग में जो आप फेस करते होंगे, और जनरल पब्लिक एज ए जनरल पब्लिक हम लोग तो बहुत फेस करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो मेलोडी लास्ट ईयर भी हुआ था, इस बार सीज़न 2 हो रहा है। सो ये मेलोडी जो फेस्टिवल है ये एंटायरली आपका आइडिया था सर? देखिए मेलोडी फेस्ट, क्योंकि मैं सुना कि आप दार्जिलिंग को बहुत प्यार करते हैं और तब भी आपने ये आइडिया लेके आया कि ना चलो ये करते हैं। दार्जिलिंग को प्यार करने का मतलब दार्जिलिंग के लोगों को प्यार करना, सीधी सी बात है। दार्जिलिंग के लिए बेटर सोचेंगे, दार्जिलिंग के लोगों के लिए बेटर हम सोच रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। तो मेरा ये बोलना है कि हम लोगों ने मेलोडी फेस्ट चालू क्यों किया। एक कम्युनिटी डेवलपमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, कम्युनिटी पुलिसिंग बोलते हैं उसको हम, ठीक है। दिस इज ए कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। उसमें हम लोगों के साथ मिल करके उनका समस्या का समाधान करते हैं। हमेशा लाठी डंडा से बात नहीं की जा सकती है पुलिस के द्वारा। वी आर नॉट अ मिलिट्री पुलिस, वी आर अ सिविल पुलिस, ऑल राइट। तो हम लोगों को सोसाइटी के साथ में काम करना है। वी आर अ पार्ट ऑफ कॉमन पीपल। हम भी अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे तो हम एक पार्ट ऑफ कॉमन जनता है दार्जिलिंग के। जब यूनिफॉर्म पहनते हैं देन वी आर इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, पुलिस है हम, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि ये आइडिया आया कहाँ से मेरे पर मेलोडी फेस्ट का। 2-3 चीज़ें बताऊँगा आपको सबसे पहले इसको लेकर के। दार्जिलिंग में ड्रग्स का बहुत इशू होता है, सबको पता है। एंड दार्जिलिंग में बच्चे खाते हैं, सेवन करते हैं ड्रग्स का। उसमें बहुत सारे लोगों को जब पकड़ते हैं, और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रहा है डिफरेंट जगह पोस्टिंग में, मेनी टाइम्स आई हैव सीन ड्रग पेडलर्स जो होते हैं, छोटे छोटे 2 ग्राम 4 ग्राम जो बेचते हैं, हेरोइन वगैरह जो बेचते हैं, ब्राउन शुगर सॉरी। तो दार्जिलिंग में ब्राउन शुगर का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, सब देखा होगा। बाकी कुछ टैबलेट और कुछ गांजा वगैरह बेचते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एवरी टाइम पीपल डू नॉट सेल ओनली फॉर सेलिंग फॉर द सेक ऑफ सेलिंग। बेचना हमको अमीर बनना है। बहुत लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, तो उनको लगता है कि इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, पकड़ेगी पुलिस, पकड़ेगी एक बार, फिर छूट जाएंगे जेल से, बेचा जाए, कम से कम खाने का पैसा तो मिलेगा। अगर आप सोचिए किसी को अगर टेंशन इस चीज़ का है कि मेरे को खाने का पैसा नहीं है, तो वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, तो लीगल एक्शन तो लेंगे ही तब भी हम। ऐसा नहीं बोल लीगल एक्शन नहीं लेंगे हम, बट आई थॉट इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ भी कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको कहीं और इंगेज करने के लिए। सिमिलरली दार्जिलिंग में ट्रैफिक का बहुत समस्या है, ट्रैफिक का बहुत समस्या है। ट्रैफिक को लेकर के विच आई विल डिस्कस, हम लोग कुछ हाइक्स प्लान किया, कैसे टूरिज्म के साथ साथ इसको मिला करके ट्रैफिक को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाए, वो प्लान किया। फिर आपका दार्जिलिंग में ट्रैफिक हो गया, ड्रग्स हो गया, फिर यहाँ पे बिजनेस जो कम्युनिटी जो इनकम है दार्जिलिंग का मेनली क्या है, वो आपका टूरिज़्म इंडस्ट्री से आता है, ठीक है। टूरिज़्म इंडस्ट्री को, और टूरिज़्म भी इंडस्ट्री एक लिमिटेड पीरियड के लिए 8-9 महीने का बोलते हैं, जब मानसून सीजन होता है कम रहता है। अपार्ट फ्रॉम टूरिज़्म इंडस्ट्री भी आपका सेंट्रिक है, अर्बन सेंट्रिक हो गया। अभी कुछ दिनों से कहीं होम स्टे चला है, लेकिन तब भी उतना पेनिट्रेशन टूरिज़्म का नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि जनता जो है दार्जिलिंग की, उनसे अगर हम कम्युनिटी आउटरीच बेटर कर पाएँ, जनता के लिए हम कुछ काम कर पाएँ ताकि टूरिज़्म बढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो होता है उससे बहुत से एम्पावरमेंट होता है लोगों का ऑटोमेटिकली। तो अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, पैसे लोगों के पास आने लगेंगे, लोग अपना दिमाग लगाएंगे इन चीज़ों में, पैसा कैसे अर्न करना है। दे विल नॉट गो फॉर ड्रग्स, आई एम टेलिंग यू। अभी बोला ना आपको मैंने कि लोग खाने का पैसा नहीं होता लोगों को, इस कारण बहुत सारे लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उनके पास खाने का जेन्युइन क्लीन मनी है, वाई दे विल नेवर बी एसोसिएटेड विद दिस थिंग। हम यही बोलना चाह रहे हैं कि
मेलोडी फेस्ट क्या है, इट बेसिकली इज ट्राइंग टू एम्पावर द कॉमन पीपल, नॉट ओनली ऑफ टाउन एरिया, ऑफ फॉरेस्ट विलेज, ऑफ डिफरेंट प्लांटेशन एरिया, ऑफ वेरियस रिमोट एरियाज. वहाँ भी लोग टूरिज्म पेनिट्रेट कर पाए, वहाँ भी लोग कुछ ना कुछ अर्न कर पाए. और जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनका होगा ना, तो ऑटोमेटिकली उनका दिमाग वहाँ लगा रहेगा, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे. और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है पहले परमानेंट, जो अभी सोर्स ऑफ इनकम है, उसको सप्लीमेंट करेगा ये जो हम मेलोडी फेस्ट में. अब क्या करेंगे, सप्लीमेंट कैसे करेगा, वो हम डिस्कस करेंगे आपसे. तो बेसिकली मेरा पर्पस ये था कि जो कॉमन लोग हैं उनका इनकम सोर्स को सप्लीमेंट करना, एंड सप्लीमेंट होने से एम्पावरमेंट बढ़ेगा उनका, देन दे विल नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द लाइफ. जो ड्रग्स का एग्जांपल दिया मैंने ऐसे आपको. तो पर्पस ये था मेलोडी फेस्ट का. तो मेलोडी फेस्ट में अगर बोलेंगे मेरे से कि क्या क्या करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं ऐसा, उसमें अगेन मेरा एक्सपोजर वाली बात आती है, जो शुरू से मैं बोला मेरे लाइफ को एक्सपोजर ने कैसे चेंज किया. एंड सिंस आई चेंज माई लाइफ विद एक्सपोजर, आई वॉन्टेड टू गिव द सच प्लेटफॉर्म, द एक्सपोजर थिंग टू पीपल ऑफ दार्जिलिंग ऑल्सो. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलना चाहूँगा एक छोटा एग्जाम्पल मैराथन को लेकर के. दार्जिलिंग मैराथन 2013 में चालू हुआ था, पहले पुलिस के द्वारा छोटा इवेंट चालू हुआ था, करते करते 11वां एडिशन इस पर होने वाला है दार्जिलिंग मैराथन का. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मेलोडी फेस्ट नाउ. दार्जिलिंग मैराथन में मुझे 3 मैराथनर याद हैं अभी भी. आई हैव देयर नेम्स रिटन ओवर हेयर. जो 3 मैराथनर ने दार्जिलिंग मैराथन चालू किया अपना मैराथन का लाइफ जर्नी, एंड दे आर द नेशनल नेम इन मैराथन. एक सरस्वती राय करके हैं, कालिम्पोंग की हैं लेडी. शी दिस ईयर दिल्ली हाफ मैराथन में ओवरऑल फीमेल कैटेगरी में सेकंड आई हैं वो, एंड इन हर एज कैटेगरी फर्स्ट आई है. इसके अलावा ट्रेल रनिंग होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट हैपेंस इन द अल्पाइन इन यूरोप. सो 2 बच्चे यहाँ के 25-26 साल की उम्र है उनका. रिम्बिक, सच अ रिमोट एरिया. उनका नाम है सोम बहादुर थामी एंड हेमंत लिम्बू. इन दोनों को वहाँ से इन्विटेशन आया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेल रनिंग में. हाउ डिड दे स्टार्ट? दे स्टार्टेड देयर जर्नी ऑफ मैराथन ट्रेल रनिंग थ्रू दार्जिलिंग मैराथन ओनली. सो इट प्रोवाइडेड देम अ प्लेटफॉर्म. दे गॉट टू नो, अच्छा मैराथनर के पास क्या गियर्स होने चाहिए. दे गॉट टू नो मैराथन, जब मैराथन से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको बताएंगे आप ये इवेंट हो रहे, इसके तरफ 15 और इवेंट होते हैं, यहाँ आइए आप. मे बी दे विल कॉन्टैक्ट यू, दे विल गेट यू इन टच विद सम स्पॉन्सर्स. फॉर एग्जाम्पल प्यूमा, एडिडास, इस टाइप की कंपनी मुझे पता है, इन्हें गुडीज़ ऑफर करती है, इनको सपोर्ट करती है, इनका ट्रैवल वगैरह सपोर्ट करती है. बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं. इफ़ दार्जिलिंग मैराथन वाज नॉट हेयर, तो ऐसा तो बाहर से कंपनी आती नहीं, बाहर के जो मैराथनर उनसे इंटरेक्शन नहीं होता उनका. हाउ विल दे गेट टू नो कि कहाँ का मैराथन होता है, कहाँ जाया सकता है. अगर वहाँ जाएंगे तो कैसे इंटरेक्ट करना लोगों से, कहाँ ठहरना है. वहाँ जाएंगे तो वहाँ बड़ी कंपनी कौन है. आज अगर वो जीत गई है तो मे बी शी वुड बी इन्वाइटेड इन टू सम अदर मैराथन एज अ फ्लैग बियरर ऑफ द मैराथन. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, दिस वाज अ प्लेटफॉर्म दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द दार्जिलिंग मैराथन 2013. अभी जो है ये इंटरनेशनल नेशनल नेम में लोग हमारे यहाँ दार्जिलिंग मैराथन के लोग आ रहे हैं. सिमिलरली दिस टाइम वी ट्राई टू प्रमोट, लास्ट ईयर वी ट्राई टू प्रमोट म्यूजिक इन दार्जिलिंग. मैं शुरू में ही बोला आपको, दार्जिलिंग का ब्लड में म्यूजिक दिखता है मेरे को. रास्ते पे जाते हुए हमेशा मुझे देवसी के टाइम 50-60 लोग दिखते हैं, बच्चे गिटार लेके घूमते हुए हाथ में, एंड बजाते भी रहते हैं वो. तो दार्जिलिंग में अगर म्यूज़िक जो भी टैलेंट है उनको खून करने के लिए लोग कहाँ जाना पड़ता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हॉर्नबिल में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. आई स्टिल रिमेंबर 2 बैंड इस बार यहाँ का पार्टिसिपेट करने गया है. दार्जिलिंग के बच्चे हैं वो, मीराकी एंड आफ्टरमैथ, 2 बैंड है, वो दोनों गए वहाँ पार्टिसिपेट करने. दे वेयर डू दे गो, जीरो म्यूजिक फेस्ट में जाएंगे, या कहीं और जो ऑरेंज म्यूजिक फेस्ट होता है आपका शिलोंग में, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है. इसके अलावा बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो फेमस इंस्टीट्यूशन IIT खड़गपुर वगैरह में लोग जाते हैं. कैलकाटा में बहुत सारा होता है. यहाँ पे बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं. वहाँ जाने में उनको ट्रैवल एक्सपेंस खर्च होता है अलग, उनको रहने का समस्या अलग होता है. ऑल दीज थिंग्स दे हैव द टैलेंट बट दे नॉट हैव एनी प्लेटफॉर्म टू शो. अब उनको हम यही प्रोवाइड करेंगे म्यूजिकल टैलेंट को प्रमोट करने का, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो दार्जिलिंग डी रॉक फेस्टिवल हमारा है, मेलोडी का पार्ट जो है, मेलोडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक रॉक एक वन ऑफ द पार्ट है, बाकी मैं डिस्कस करूँगा आपसे. उसमें अगर लास्ट ईयर दार्जिलिंग का एक बैंड है क्रोमैटिक, वो विनर था. उसकी ड्रमर एक लड़की है, तो मिंगमा नाम है उनका शायद. तो जब मैं इन लोग से बात करता हूँ, देन आई गॉट टू नो फ्रॉम देम, वो बोलते हैं कि सर हम लोग दार्जिलिंग मेलोडी फेस्ट जीतने के बाद हम लोग को जो परफॉर्मेंस का जो कॉल आता है वो बढ़ गया है सर. पहले हमको कॉल्स बहुत कम आते थे, नाउ वी हैव गॉट मेनी कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. तो हम वहाँ परफॉर्म करते हैं, उससे हमारा इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है, ऑब्वियसली पैसा मिलता है परफॉर्म करने का उनको.
और इकोनॉमिक फ़ायदा होने से पावर बेटर होगा तो ऑब्वियसली बेटर करेंगे लाइफ में वो अपना। इसी तरह से हम बोलना चाहेंगे आपको, ये म्यूज़िक इवेंट में फॉर एग्जांपल वी हैव वन मंत्रा बैंड इन दार्जिलिंग, व्हाई कैन नॉट वी हैव सेवरल मंत्रा बैंड? तो वो प्लेटफॉर्म जो तो मिलेगा, मंत्रा कहाँ नहीं गया है, हॉर्नबिल में जीते और कहाँ अलग अलग जगह पर जाकर जीते हैं वो लोग, उनको एक्सपोजर मिला, दे गॉट टू नो कि किस तरह से कौन कौन सा गियर्स चाहिए होता है, किस किस तरह का जॉनर का म्यूजिक क्रिएट करना पड़ता है, बाहर के लोग किस तरह का चीज़ों में अट्रैक्ट होते हैं। दे गॉट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल जिन्होंने बताया कि ये फेस्ट यहाँ होता है, वहाँ जाओ करते करते मंत्रा डिड US का टूर रिसेंटली 3 महीने पहले, पता आप लोगों को। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर दार्जिलिंग। व्हाई कैन नॉट वी हैव अदर बैंड ऑफ दार्जिलिंग हु इज़ डूइंग अ सिमिलर ट्रिप? वी शुड हैव दैट। तो मुझे ऐसा लगा कि दार्जिलिंग के बच्चों को एटलीस्ट जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एटलीस्ट देखे तो सही आकर के फेस्ट में कि म्यूजिक इवेंट कैसा होता है, बड़ा इवेंट जो बड़े लेवल का होता है, हॉर्नबिल के लेवल का होता है, जो जीरो फेस्ट के लेवल का होता है। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट इट विल बी इवन सरपासिंग द हॉर्नबिल लेवल। आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जांपल हॉर्नबिल में जो नॉमिनेशन इस साल आया था, वी हैव ऑलमोस्ट टच नियर दैट नॉमिनेशन। ओके, तो हमारा प्राइज मनी डी रॉक का अराउंड 25 लाख के आसपास है। व्हाई डिड वी पुट सो मच ऑफ प्राइज मनी? बिकॉज आई वांटेड एंड वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम लॉट ऑफ अदर पीपल। तो आई वॉन्टेड द बेस्ट टैलेंट ऑफ म्यूजिक टू कम, बिकॉज प्राइज मनी नहीं होगा अच्छा तो लोग आएंगे नहीं। बेस्ट टैलेंट अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ के बच्चे बेस्ट चीज़ देख पाएंगे, वो अपने आप को फिर रिलेट कर पाएंगे, अच्छा ही इस स्टैंडर्ड से मेरे को परफॉर्म करना है बाहर जा करके जी। नहीं तो उनको बाहर जा करके देखना पड़ेगा, वो यहाँ आके देखेंगे। मे बी इनमें से कोई जो परफॉर्म करेगा, क्या पता नेक्स्ट मंत्रा बन जाए, या पता मंत्रा से और ऊपर चले जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मेरा पर्पस ये था कि इस म्यूज़िक इवेंट में बाहर से बहुत लोग आएंगे, म्यूज़िक लवर जो हैं। दार्जिलिंग का नाम म्यूज़िक के लिए बहुत फेमस था, शिलोंग ने ले लिया है। अब आई वांट टू गेट दैट सेम नेम फॉर दार्जिलिंग अगेन, म्यूज़िक को लेकर के। अब जब म्यूज़िक को लेकर यहाँ आएंगे लोग, म्यूज़िक को सिर्फ दिन भर तो नहीं है म्यूज़िक, रात में म्यूज़िक का इवेंट हो रहा है देखेंगे हम लोग। इसके अलावा दार्जिलिंग और बाकी चीज़ें जो हैं उनको भी हम वो करने वाले हैं, क्या बोलते हैं, पूरा मेलोडी फेस्ट का पार्ट बनाने वाला। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग में हम लोग के पास बर्ड वॉचिंग का बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। डिफरेंट एरियाज में बच्चे हैं बहुत सारे, उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो गाइड की तरह एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट उसमें क्या बोलते हैं एरियाज में, अपने आप सेल्फ ड्रिवन गाइड हैं वो। वी वांटेड टू प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म कि दार्जिलिंग में जब मेलोडी फेस्ट में लोग आएंगे, म्यूजिक लवर से बाकी लोग जो आएंगे, दे विल आल्सो गेट टू सी। हम उनको स्टॉल दे रहे हैं बच्चों को, एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम टेलिंग यू, ओके, जितना भी इवेंट हम कर रहे हैं, म्यूजिक इवेंट एंड स्टॉल्स वगैरह, वी आर नॉट चार्जिंग एनी वन सिंगल रुपी। अगर ये बोला जाए कि दार्जिलिंग के बच्चे एक्सपोजर कहाँ से हो पाएगा अगर उनको आप चार्ज करेंगे टिकट, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज अ सिंगल रुपी टू एनी पर्सन इन दार्जिलिंग। मतलब एनी पर्सन दार्जिलिंग क्या कहीं भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। सब लोग आइए, देखिए, इट इज़ योर इवेंट। तो अब क्या है, जब सब लोग आएंगे यहाँ पे तो उन लोग बर्ड वॉचिंग, फॉर एग्जाम्पल, उनको पता लगेगा दार्जिलिंग हैज़ अ हॉट स्पॉट ऑफ बर्ड वॉचिंग इन सम प्लेसेस। तो उनका मन करेगा ठीक है रात का म्यूजिक इवेंट है, सुबह देख के जाते हैं बर्ड वॉचिंग। इफ़ दे गेट टू सी दार्जिलिंग का बर्ड वॉचिंग वाला चीज़, तो वहाँ के गाइड्स जो उनसे हमने बात की है, वो बच्चों को एक कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल जाएगा इस साल के लिए। अब अगले साल उनके जब दोस्त रहेंगे जो कभी घूमने आएंगे दार्जिलिंग, वो भी बोलेंगे हाँ बर्ड वॉचिंग यहाँ करना बढ़िया होता है। ओके, कॉन्स्टेंट टच रहेगा। इट विल जनरेट इनटू अ इकोसिस्टम जो उस एरिया के रूरल विलेज के बच्चे हैं, जो यूथ हैं, टी गार्डन के वर्कर्स, डेवलपर्स, उनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, उनको एक सप्लीमेंट करेगा इनकम। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर एक्टिविटी दैट दे डू। फॉर एग्जाम्पल हाइकिंग को लेकर बोलना चाहूँगा। अब दार्जिलिंग में मेलोडी फेस्ट में लोग आए, वहाँ हाइकिंग का बड़ा सेटअप कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं टेंट वेंट सेटअप कर रहे हैं, सर कैनोपी का सेटअप करेंगे। पीपल विल डेफिनेटली भी इंटरेस्टेड हाइकिंग को देखकर। अच्छा, डी हाइक नाम दिया हम लोगों ने, 13 हाइकिंग ट्रेल आइडेंटिफाई किया दार्जिलिंग में हम लोगों ने। तो जब देखेंगे लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है रात का म्यूजिक फेस्ट है, आज सुबह 2 घंटे हाइकिंग करते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग में टूरिज्म क्या 7 पॉइंट घूमते हैं लोग, 7 पॉइंट के अलावा बाकी चीज़ तो होना चाहिए लोगों के पास। तो जब डी हाइक देखेंगे वो बोलेंगे ठीक है 5 दिन का इवेंट है, आज हम सुबह से मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये हाइकिंग करते हैं। दिल कॉन्टैक्ट हम लोगों ने इसके लिए क्या किया है, यूथ फॉर टूरिज्म एक नेटवर्क है यूथ का यहाँ पे, उन बच्चों को डिफरेंट एरियाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, आप ऑर्गेनाइज कीजिए यूथ फॉर हाइक का, दार्जिलिंग का हाइक का। वी विल प्रोवाइड यू एवरी लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग, प्लेटफॉर्म देंगे प्रमोशन का आपका, आप जो अर्न करेंगे वो आपका अर्निंग होगा। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रुपी फ्रॉम यू। अब क्या है, जब बाहर का बंदा आएगा यहाँ पे दार्जिलिंग बोला अरे ये हाइक तो बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जांपल आपका करशोंग में एक वाइट ऑर्किड वॉक है, एक छोटा स्ट्रेच है 2-3 घंटे का। एक ट्रैक डायरीज करके एक वहाँ की छोटी कंपनी है, हु आर अ पार्ट ऑफ यूथ फॉर टूरिज्म। दे स्टार्टेड दिस वाइट ऑर्किड वॉक अ फ्यू मंथ्स बैक।
नाउ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड सिलीगुड़ी आर कमिंग टू दैट वॉक. जो पहले करसोंग उतना हब नहीं था, वहाँ बज़ क्रिएट हो रहा है हाइकिंग को लेके. अब दार्जिलिंग से लोग वहाँ भी जा रहे हैं, करसोंग भी जा रहे हैं. नाउ यू इमेजिन, दार्जिलिंग में स्टे कर रहे हैं लेकिन ड्राइव करके जा रहे हैं करसोंग. इससे फ़ायदा किसका हुआ? सिंडिकेट के लोगों को पैसा कमाने का ऑप्शन मिला. जब वहाँ जाएंगे वो, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाएंगे वो वहाँ पे मोमो खाएंगे, वहाँ का लोकल क्विजीन खाएंगे, वहाँ के लोगों को जो अर्निंग होगी उनकी अर्निंग होगी, प्लस वहाँ गाइड जो हैं उनसे उनको पैसा मिलेगा. फिर वहाँ जब गए वो, वहाँ पर दार्जिलिंग का फ़ायदा में डोले खरसा नहीं देखेंगे या वहाँ सेल रोटी देखेंगे. दिल गेट टू नो कि दार्जिलिंग में ये भी चीज़ है बियॉन्ड मोमो. फिर वो देखेंगे तो उनको पता लगेगा अच्छा डोले खरसानी अच्छा, ही ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं. किसी को अच्छा लगा तो डोले खरसानी का अचार हर साल ऑर्डर करेंगे, 2 डब्बा, 10 डब्बा, 15 डब्बा. जब वहाँ से लौट के आएंगे, दे विल हैव अ वेरी गुड मेमोरी ऑफ दार्जिलिंग. देन व्हेन दे गो बैक, देन अगेन टेल, अरे करसोंग में ये बढ़िया है. दिस वे द बज़ वुड बी शिफ्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ दार्जिलिंग ऑल्सो. दैट इज वी आर डिसेंट्रलाइजिंग दिस मेलोडी फेस्ट दिस ईयर. लास्ट ईयर हम लोगों ने बस चौरास्ता पे किया था, एक टेस्टिंग वाटर था मेरे लिए. तो अब इस बार डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं. तो इससे क्या हुआ, हाइकिंग हो गया. इसके अलावा बहुत से एडवेंचर एक्टिविटीज़ है जो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व एडवेंचर एक्टिविटीज़ में, उनके साथ टाइप किया हम लोगों ने. आपको मैंने बर्ड वॉचिंग बोल दिया. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू सेट अप अ विलेज टूरिज्म विद द हेल्प ऑफ GTA दिस ईयर. वो विलेज टूरिज्म में क्या होगा, टी गार्डन के अंदर बड़ा सा विलेज लगेगा. वहाँ पे लोग एक दिन के कैंपिंग के लिए जाएंगे. वहाँ का ट्रेडिशनल फूड, डांस, फैशन सब एंजॉय करेंगे. दे विल बुक, दे विल पे देयर. जो पैसा कमाएंगे वो उनका पैसा. वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग, अ सिंगल रुपी, आई एम टेलिंग यू. उसके बाद ये 3 चीज़ें हुई. इसके अलावा हम एक मूवी फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दार्जिलिंग में. बहुत सारे बच्चे, मैं सुनता था यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चों का मूवी से अच्छा बनाते हैं. एंड मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों को एक मौका देना चाहिए अपना टैलेंट को शोकेस करने का भी. वी आर गोइंग टू हैव अ मूवी फेस्ट विल हैव अ प्राइज मनी ऑल्सो. वी आर येट टू डिसाइड द प्राइज मनी. ओके, नॉमिनेशन भेजिए, वी विल सेलेक्ट द बेस्ट मूवी, विल गिव यू प्राइज ऑल्सो ऑन द स्टेज. एंड आपका मूवी टेलीकास्ट होगा चौरस्ता पे इस इवेंट के पहले. ओके. देन वी आर गोइंग टू हैव, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लास्ट ईयर दार्जिलिंग मेलोडी फेस्ट में लगाया था, स्टॉल लगाया था हम लोगों ने. बहुत सारे ट्राइबल कल्चरल डेवलपमेंट बोर्ड्स का स्टॉल लगते हैं. वहाँ पे उनका खान पान, वेशभूषा, उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पढ़ाई, लिटरेचर जो भी है सब डिस्प्ले होता है. वहाँ पे हम लोगों ने वो सेटअप किया था लास्ट ईयर. एंड इस साल भी सेटअप करेंगे. पीपल विल गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स अबाउट दार्जिलिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं वहाँ पे जब लास्ट ईयर वहाँ पे गया था, दार्जिलिंग में बहुत सारे क्विजीन है, नेवारी फूड है 1-2 जो मुझे पता नहीं था. एक जैसे तोंगबा करके मुझे पता लगा कि वो दार्जिलिंग का ये फूड है. वी डिड नॉट नो दैट दोज थिंग्स. छांग पता नहीं था मेरे को क्या होता है. सेल रोटी वी गॉट टू सी ऑल दोज थिंग्स देयर, है ना. तो ये सारी चीज़ें जब टूरिस्ट यहाँ आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली दिखेगा दार्जिलिंग में ये सारी चीज़ें. डोले खरसानी का अचार मैंने देखा वहाँ पे बहुत लोग बेच रहे थे. पीपल बॉट दो अचार फ्रॉम देयर. तो अब एक बार तो पसंद आएगा लोग को तो ऑटोमेटिकली दोबारा ऑर्डर करेंगे. पूछेंगे कहाँ ऑर्डर कर सकते हैं बताइए. दे विल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दोज पीपल. तो हम वो भी करने वाले हैं. हम दार्जिलिंग में फर्स्ट डे दार्जिलिंग का फैशन शो, ट्रेडिशनल फैशन शो करने वाले, ताकि दिखा पाए वर्ल्ड को हम दार्जिलिंग का दीज मेनी थिंग्स टू ऑफर. हॉर्नबिल में क्या होता है, हॉर्नबिल तो यही करते हैं, वो ट्राइबल चीज़ों को सेटअप करते एक जगह पर दिखाते हैं, अपना शोकेस करते हैं टैलेंट्स को अपने. हॉर्नबिल वाज स्टार्टेड सम 25 years back. Why cannot we have a same Hornbill festival for Darjeeling? I'm telling you. And for Hornbill, you must know. अभी रिसेंटली आफ्टर मैथ एंड मीराकी बैंड से मैं आफ्टर मैथ बैंड से मैं इंटरेक्ट कर रहा था. एंड दे टोल्ड मी, सर वहाँ जब जाते हैं होटल्स नहीं मिलते हैं वहाँ पे सर. रेस्टोरेंट पूरा फुल्ली पैक्ड रहता है सर. नाउ यू अंडरस्टैंड, जब सब कुछ पैक्ड रहेगा तो लोगों को कितना सारा इनकम होगा. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. रिसेंटली पाइन ट्री फेस्टिवल हुआ था आपका यहाँ पे, म्यूजिक इवेंट हुआ था खरसोंग. आई वेंट देयर. I came back, I saw while on returning, वहाँ आसपास बहुत सारे स्टॉल लगा रखे थे. मोमो का खोल रखे थे लोग, चाउमीन का, और बहुत सारे स्टॉल खोल रखे. आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट थे. सब में इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी. आप सोचिए जो एक दिन इनकम उन्होंने किया होगा, मैं वो एक महीने में इनकम नहीं कर पाएंगे उतना. क्योंकि वहाँ पे 4,000-5,000 लोग आए थे, 6,000 लोग आए थे. सब लोगों ने खाना वहीं पे खाया. तो इससे आफ्टर बेनिफिट किसका हुआ? वहाँ कॉमन लोगों का. जब एम्पावरमेंट होगा कॉमन लोगों का वहाँ पे, इससे फ़ायदा मेरा तो होगा ही, क्योंकि मेरा क्राइम रेट बढ़ेगा, घटेगा. जो ड्रग्स की तरफ लोगों का जो झुकाव है वो घटेगा. लोग खुश रहेंगे. तो फ़ायदा मेरा विन विन सिचुएशन में हूँ मैं इसमें. तो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग ऑल दीज एफर्ट्स दार्जिलिंग मेलोडी फेस्ट को लेकर के, ताकि दार्जिलिंग का बेस्ट हम वर्ल्ड को दिखा पाए. एंड वी आर गोइंग टू, एंड दैट इज़ वाई वी आर ब्रिंगिंग द बेस्ट नेम्स, सो दैट बाहर से लोग आए. की मार्सेलो एक हैं गिटारिस्ट यूरोप बैंड के, उनको बुला रहे हैं हम लोग. बाकी इसके अलावा मंत्रा परफॉर्म करेगा, कुटुम्बा बैंड है आपका, गिरीश चंद्र क्रॉनिकल ये परफॉर्म करने वाला है. सीइंग देयर नेम पीपल विल कम इन मास टू दार्जिलिंग. उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी. फोटोग्राफी कंपटीशन भी कर रहे हैं हम यहाँ पे, एग्जीबिशन भी कर रहे हैं, आर्ट एग्जीबिशन भी कर रहे हैं हम लोग. तो बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग. जब वो देखेंगे बोलेंगे अच्छा दार्जिलिंग ये भी है, चलो अगले साल भी होगा मेलोडी फेस्ट, अगले साल भी हम आएंगे.
फॉर एग्जाम्पल बर्ड वॉचिंग करके मैं बोलना चाहूँगा मैं आपको, बहुत सारे मानसून एरिया सीजन में बहुत सारे बर्ड्स मिलते हैं जो मानसून टाइम में देखे जाते हैं। अब मानसून टाइम में आपका दार्जिलिंग का टूरिज्म का डाउनफॉल होता है। इफ़ थ्रू दैट पीपल इन मानसून ऑल्सो कम, घाटा किसका है? फ़ायदा ही है, फ़ायदा चीज़ों का। तो मेरा पर्पस ये था कि पूरा मेलोडी फेस्ट की मदद से लोगों के इनकम को सप्लीमेंट करें, एंड वी वांट टू मेक इट द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ दार्जिलिंग। और सारे फेस्ट जिसका नाम लिया मैंने, ईच ऑफ देम आर पेड फेस्ट। आपको घुसने का एंट्री फी लगता है। वी हैव नॉट मेड इट पेड, इट इज़ टोटली फ्री। तो यहाँ के लोगों के लिए ये फेस्ट है। दिस इज़ नॉट डन बाय दार्जिलिंग पुलिस, दिस डन बाय दार्जिलिंग के पब्लिक। क्योंकि इन फेस्ट में जितना मैंने इवेंट बताया आपको, मैराथन भी इज पार्ट ऑफ दार्जिलिंग मेलोडी फेस्ट ओनली। ये सारे पार्ट जो हैं ये दार्जिलिंग के कॉमन लोग हैं वो कर रहे हैं, उनको कमेटी के पार्ट में हैं। दे आर डूइंग इट, वी आर प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक सपोर्ट, एवरीथिंग। वी आर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दे कम टू मी, दे हैव अ प्लान, दे टेल मी सर ये हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम कीजिए, इट इज़ फिजिबल, वी विल एग्जीक्यूट इट, एंड दे आर डूइंग इट। सो इट इज़ बीइंग डन फॉर द पीपल ऑफ दार्जिलिंग, done by the people of Darjeeling, I am telling you, and it will be a calendar event every year. So people will look up to this Melody Fest. For example, अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए हर आदमी टिकट बुक करके रखता है। 1 से 10 दिसंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल होने वाला है, हमको 2 दिन के लिए जाएंगे हम उसमें। तो उस समय नागालैंड कितना इंटीरियर में है, दूर जा करके है, वहाँ लोग जाते हैं टिकट करके। हमारे आना तो बहुत आसान है, बागडोगरा एयरपोर्ट आइए, NJP स्टेशन आइए और सीधा वहाँ से ऊपर ड्राइव 2 घंटे का है और पहुँच जाइए, इतना आसान है। तो इफ़ वी प्रमोट इट एट दैट लेवल, पीपल विल कम टू दार्जिलिंग ऑल्सो ऑन दैट लेवल। अभी दार्जिलिंग अभी भी दार्जिलिंग की नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है कि लोग अभी भी आते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू इंक्रीज दैट कमिंग अप इन दार्जिलिंग, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑफ पीपल इन दार्जिलिंग। फॉर दार्जिलिंग जब आते हैं 2 से 3 दिन रहते हैं वो, 7 पॉइंट घूमे और हल्का फुल्का वॉक किया, खाना पीना खाया, चले जाते हैं। अगर इतनी एक्टिविटी उनको दिखेगी यहाँ पे, दे लव टू स्टे इन दार्जिलिंग फॉर 4-5 डेज। तो उससे क्या होगा? आफ्टर ऑल फ़ायदा किसका होगा? कॉमन लोगों का ही होगा कि उनका इनकम जनरेशन बेटर होगा। दैट वाज द होल थिंग दैट वाज इन माई माइंड बिफोर स्टार्टिंग दिस फेस्ट। ओके सर, तो आपने बोला कि ये सब हो रहा है, इतना एक्सपोजर मिल रहा है, इतना टूरिस्ट आएगा शायद सर, फिर जितना ज़्यादा लोग आएगा उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी होता है। लास्ट आई थिंक 2-3 ईयर्स में सबसे वर्स्ट ट्रैफिक सिचुएशन है दार्जिलिंग का भी, क्योंकि घूम से दार्जिलिंग का डिस्टेंस होगा 8 किलोमीटर, अभी लग रहा है 2.3 आवर्स, इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। सो ट्रैफिक इस दौरान, इस टूरिस्ट के सीज़न दौरान आप लोग ने कैसा मैनेज करने का सोचा है? ट्रैफिक फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ये दूसरा ट्रैफिक सीजन था मेरे ज्वाइनिंग के बाद से, पहले बार तो मैंने लास्ट ज्वाइन ही किया था, मेरे को समझने में टाइम लगा था। जी। बट आई वाज आल्सो ऑन रोड विद माय पीपल, जो पुलिस जूनियर लेवल थे सबके साथ मैंने खुद 6 घंटे 7 घंटे रोड पर ट्रैफिक बिताया है और देखा समस्या क्या थी। ट्रैफिक का दार्जिलिंग में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लानिंग गवर्नमेंट की चल रही है डेफिनेटली कि एक ऑल्टरनेटिव कुछ रोड्स बनेंगे, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर दार्जिलिंग में अगर रोड कैरिंग कैपेसिटी मान लीजिए 5,000 है और अगर 15,000 गाड़ियाँ आ रही हैं, 20,000 गाड़ियाँ आ रही हैं, तो चौक होना संभावित है। नंबर 2, दार्जिलिंग में लोगों ने पार्किंग स्पेस नहीं बना रखा अपने घर के लिए, लोग हॉल्ट करते हैं रोड पे। सो दीज थिंग्स पाइल अप। लोगों को लगता है अगर हम यहाँ उतर रहे हैं, 5 रुपये ड्राइवर को एक्सचेंज कर रहे हैं, इफ़ दे आर डूइंग इट फॉर 10-20 सेकेंड्स, इट विल पाइल अप टू घूम ऑल्सो, दैट विल हैपन। तो इसका सॉल्यूशन अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन पावर एंड कॉमन अपना लोगों का सोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कॉमन सोच बदलना पड़ेगा। आप पार्किंग लॉट बनाइए अपना, पार्किंग में रखिए, होटल्स जो हैं उनको पार्किंग में रखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी तरफ से क्या एफर्ट है वो हम बोलना चाहेंगे आपको। हमारी तरफ से एफर्ट है कि हम ट्रैफिक के टाइम में वी डिप्लॉय मैक्सिमम फोर्स बाय क्लोजिंग पीपल फ्रॉम ऑल अवर प्लेसेज इन दार्जिलिंग ड्यूरिंग ट्रैफिक सीजन। सीजन टाइम का अलग डिप्लॉयमेंट हमारा होता है एंड वी ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन रोड ड्यूरिंग सीजन टाइम। नंबर 1 ये रहता है। नंबर 2, वी हैव रेगुलराइज्ड सर्टेन मतलब जो आपका पार्किंग स्पेसेज हैं, हमारे DRC पार्किंग है, PWD पार्किंग है, उनमें एक ऑर्डरली वे में घुसना निकलना वो हम लोग रेगुलराइज किया है। नंबर 3, हम लोगों ने कुछ वन वेज इम्प्लीमेंट किए हैं ट्रैफिक सीजन के समय ही। कुछ लोग का इनकन्वीनियंस होता होगा, बट कभी कभी एक डिसीजन लेना पड़ता है थोड़ा इनकन्वीनियंस के लिए, इफ़ इट इज़ कमिंग विद अ वेरी गुड रिजल्ट। तो वो हम लोगों ने किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं मेलोडी फेस्ट का जो नाम लिया आपके सामने, मैंने क्या ऑब्जर्व किया था कि लोग लोग रोप वे जाते हैं गाड़ी से। इफ़ यू आर चौरस्ता के आसपास है, वाई कैन नॉट यू गो ऑन फुट? वहाँ पे हम लोग इसके लिए रेड पैंडा हाइक डिज़ाइन किया है। हम लोगों ने एक वॉक भी किया था 21 सितंबर को सॉरी।
तो नाउ जो गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ पे पार्किंग स्पेस नहीं है, देखा आप लोगों ने। फिर क्या करते हैं लोग, इधर उधर पार्किंग लगाते हैं। फिर जो नीचे उतरने का रास्ता नैरो है बहुत, सिंहमारी के आसपास। सो एंड सिंहमारी से भी गाड़ी आ रही हैं, आपका दार्जिलिंग मोटर स्टैंड से भी गाड़ी आ रही है, ऊपर से भी गाड़ी उतर रही है। एंड यू जस्ट अंडरस्टैंड कितना बड़ा चौक पॉइंट है वो। वहाँ पे कितना ही मैन पावर लगा दे, वो चौक होगा ही, क्योंकि जगह ही नहीं है घुमाने की गाड़ी। नाउ फ्रॉम टॉप वी कैन एलिमिनेट द मूवमेंट ऑफ बस गाड़ी। अगर लोग यूज़ करने लगे इन चीज़ों को, हाइक्स करने लगे लोग, तो कम से कम दिन भर में अगर 10 से 15 लोग जो भी लोग आते हैं जू घूमने के लिए, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर 200-500 गाड़ियाँ कम रहे वहाँ पे, तो हेल्प मिलेगा। जो हमारे सिंडिकेट्स के जो ब्रदर्स हैं जो चलाते हैं गाड़ी, उनको भी सुविधा होगा, जाम में फंसेंगे नहीं, वो मेन रोड पर आराम से गाड़ी चला पाएंगे। वो छोटा सा जो रूट है वो फिर उसको बेटर कर पाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ इफ़ यू दे वांट टू गो टू सम हाइक्स, दूर इलाका में जाएंगे हाइक्स, तो गाड़ियाँ उधर जाएंगे, सिंडिकेट के भाई जो हैं हमारे, उनकी गाड़ी उधर जाएगी, उनको बिजनेस मिलेगा वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट दे विल नॉट बी जैमिंग द ट्रैफिक ऑफ दार्जिलिंग। पैसा उनको अभी भी नहीं कटेगा, उनको पैसा अभी मिलेगा, क्योंकि उनको जाना पड़ेगा हाइक्स के लिए दूर जाना पड़ेगा उनको। किसी को बिजनबाड़ी जाना पड़ेगा, किसी को करसोंग जाना पड़ेगा, किसी को आर साइड जाना पड़ेगा, तगदा साइड जाना पड़ेगा। बट आफ्टर दे गो देयर उनका प्राइस तो सेम ही लगेगा, बट उस साइड में लगा रहेंगे विच इज़ नॉट द हॉटस्पॉट ऑफ टूरिज्म अर्बन एरिया में। तो वहाँ पे लोग वॉक करेंगे, फिर वापस उन्हीं की गाड़ी से आएंगे, तो उनका इनकम भी बना रहा, और हमने ट्रैफिक को थोड़ा डिसेंट्रलाइज कर दिया दार्जिलिंग के बाहर। ओके, तो ये मेलोडी फेस्ट भी इसका पार्ट है, बट दिस इज़ अ इवॉल्विंग प्रोसेस ट्रैफिक, एंड वी ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग ऑफ सम आइडियाज कि कैसे और बेटर हम कर सकते हैं। दिस ईयर ऑल्सो वी इम्प्लीमेंटेड सम आइडिया, एंड नेक्स्ट ईयर सीजन ऑल्सो वी हैव सम आइडियाज़ कि कैसे करते रहेंगे। पुलिस की साइड से एफर्ट हम करें, बट आई वुड रिक्वेस्ट कॉमन पीपल ऑल्सो टू बी लिटिल अवेयर दैट it is the problem of them also. So how can they be part of this solution? They should also think. इसके लिए 2-3 चीज़ें मैंने बताई। कहीं भी गाड़ी रोक देना, कहीं भी हाथ दिखाए गाड़ी रोक दो, कहीं बस रोक दो, और कहीं भी उतर जाओ, कहीं पार्क कर दो, ये सब नहीं होनी चाहिए चीज़ें। बाहर से जो गाड़ी आती है उनको हम इन्फोर्स बेटर कर सकते हैं, दार्जिलिंग के लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा खुद से। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि हम लोग कम्युनिटी में काम करते हैं। पुलिस इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेयर इन जो पुलिस डिपार्टमेंट है। तो वी हैव टू टेक अलॉन्ग एवरीवन। तो कम्युनिटी हमसे कुछ मांगेगा, हम भी उनसे कुछ मांगेंगे, देन अकॉर्डिंगली हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ दार्जिलिंग ओनली। सो ये सारी चीज़ें हम लोग प्लान किया ट्रैफिक को लेकर के। ओके सर, तो आपने बोला कि मेलोडी फेस्टिवल विल बी लाइक एनुअल इवेंट। आपका टेन्योर शायद दार्जिलिंग में उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, आपको भी कहीं ट्रांसफ़र होकर जाना पड़ेगा। तो जब आप नहीं रहेंगे तब मेलोडी रहेंगे, ये भी तो एक प्रश्न चिन्ह है। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड मी, एंड आई विल अगेन टेल दिस थिंग दैट मैंने इस इवेंट को प्लान ही ऐसे किया हुआ है कि मेरे जाने के बाद भी ये चलता रहा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने दार्जिलिंग के कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया हुआ है। ओके, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि इफ समथिंग इज डिमांड ड्रिवन, मतलब डिमांड नीचे से अगर होगा, पीपल विल ऑलवेज डू इट। अगर सप्लाई ड्रिवन रहेगा, मतलब अगर मैंने ऊपर से फोर्स किया हुआ है, आफ्टर आई गो बैक इट विल डाई डाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड। मैराथन का 11वां साल है ये, दार्जिलिंग मैराथन का। किसी ने जब चालू किया होगा कुछ सोच के कि हम इसको चलाएंगे, वो भी तो रहा नहीं यहाँ पे जिस इसमें चालू किया था। ही हैज़ गॉन आउट ऑफ दिस प्लेस। क्या दार्जिलिंग मैराथन बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि दार्जिलिंग मैराथन ऑर्गेनाइज करने में हम लोगों ने उस समय भी कॉमन लोग को इन्वॉल्व किया गया था। एंड जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया, मेरे को 2-3 महीने में ज्वाइन करती लोग पूछना चालू कर दी, सर मैराथन कब करवाएंगे, सर मैराथन कब करवाएंगे। नाउ दैट इज सिचुएशन, जब लोकल लोग ही डिमांड करें मैराथन कब करवाएंगे, हाउ कैन आई टेल आई विल नॉट ऑर्गेनाइज मैराथन, टेल मी। सर करवा सुनेगा, अच्छा ठीक है प्लान करते, और मैंने प्लान किया। अब जब एक प्लान कर दिया तो अगले साल तो होगा ही मैराथन हमेशा। तो फॉर दैट दे कम अप विद एवरीथिंग, रिसोर्सेज सब कुछ पुल अप होता है बढ़िया से। सो आई डो नॉट थिंक इट वुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर सक्सेसफुल इस साल हो गया बहुत और बेटर, लास्ट से बहुत सक्सेसफुल था। इस साल आई एम पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स टू मेक दिस इवेंट सक्सेसफुल। जितना सक्सेसफुल होगा देन इट विल कम टू नोटिस ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑल्सो। दिस ईयर GTA इज सपोर्टिंग अस, नेक्स्ट ईयर में भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा हम लोगों को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो ये इवेंट तो परमानेंट हो जाएगा ना फिर तो। ओके, तो वो पॉइंट है, मैंने बनाया इस इवेंट को इस तरीके से है कि इवेंट हमेशा चलता रहेगा। ये बोलना चाहूँगा मैं इसको लेके। ओके, तो सो अगर आप नहीं रहेंगे तब भी ये इवेंट रहेगा? यस, ऐसा ही होगा क्योंकि आपने डिज़ाइन ही ऐसे किया। यस। ओके, सो सर आई थिंक अब हम एंड में हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा चीज़ समझ में आया आज। तो बेसिकली दार्जिलिंग में अभी ड्रग का तो आपने बोल दिया कि अगर ये सब इनकम बढ़ेगा
ना, तो सभी एम्पावर्ड होगा तो शायद ड्रग्स के लिए टाइम नहीं रहेगा बच्चे लोग में, और अगर म्यूज़िक में जाएगा या डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे तो ड्रग के लिए टाइम नहीं रहेगा। आज से अगर 15 ईयर्स बैक जाएंगे तो ड्रग्स मीन्स ओनली फॉर द रिच पीपल, वो भी अर्बन एरिया का। और विलेज में हम लोगों को ऐसा लगता था कि ड्रग्स मीन्स बहुत बड़ा पाप और या हाईएस्ट लेवल ऑफ दैट्स क्राइम, ऐसा फील होता था हमें। अभी भी होता है क्योंकि हम लोग का बेसिक ही ऐसा हुआ था। लेकिन अभी गांव में भी रैम्पेंट है। आपको अब आपको तो पता ही होगा कि आप एक गांव में जाएंगे तो आपको गांव में ड्रग का वो सप्लाई भी मिलेगा और ड्रग एडिक्ट भी मिलेगा एकदम। तो विलेज में जो हो रहा है अभी, जो रैम्पेंटली ड्रग एडिक्ट बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स? इसको 2 चीज़ बोलना चाहेंगे इसको लेकर के। हम अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर आपके जाने के बाद इवेंट बंद हो जाएगा मेलोडी फेस्ट, तो मैंने क्या बोला कि दिस इवेंट इज़ अ डिमांड ड्रिवन इवेंट, मतलब नीचे से डिमांड आ रहा है मेरे पास, सप्लाई ड्रिवन नहीं है ये। ड्रग्स का सेम इकोनॉमी है, ड्रग्स के सप्लायर कहीं और बैठे हुए हैं, डिमांड कहीं और है। दार्जिलिंग में तो बड़े बड़े स्मगलर विलेज में तो नहीं है, दे आर द कंज्यूमर एंड देयर सम ऑफ देम आर पेडलर्स। और मैंने बताया कि क्यों पेडलिंग क्यों करता है, कभी कभी लोग पैसा नहीं है तो इसलिए भी पेडलिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग एक्स्ट्रा इनकम के लालच में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि सप्लाई साइड को कर्टेल करने के लिए हम लोग लीगल एक्शन तो लेते ही हैं, मतलब NDPS एक्ट में केस करते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम एज फार एज आपका डिमांड ड्रिवन चीज़ का कंसर्न है, तो हम यहाँ पर छोटा मोटा लीगल एक्शन तो लेते ही हैं, जो भी पेडलर्स का लेना पड़ता है, या जो भी छोटा मोटा क्या मतलब अगर मान लीजिए बड़ा क्वांटिटी में डील कर रहा है तो करते ही हैं। बट एट द सेम टाइम अगर कंजम्पशन कब खत्म करेंगे उनका, जब वो कहीं और घुसे रहेंगे तो कंजम्पशन ही खत्म हो जाएगा। अगर डिमांड ही नहीं है, सप्लाई कहाँ से आएगा यहाँ पे, टेल मी। तो ये क्वेश्चन इसी चीज़ का गेम है। हम सप्लाई को भी कट करेंगे लीगल इन्फोर्समेंट से, और डिमांड को कट करेंगे बाकी चीज़ों से, कम्युनिटी अवेयरनेस से, डेवलपमेंट से, कुछ एक्शन लेने से। तो ये प्लान है हमारा विलेज एरिया में जाकर के। एंड अगर सबको ये मैं अनुरोध करूँगा, इसको लेकर सब उठा रहे हैं इस बात को, इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी ड्रग एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन एनी एरिया, यू आर ऑलवेज फ्री टू कम इन माई ऑफिस, प्लीज़ लेट मी नो। मेरा नंबर जो है वो भी पब्लिक है। इफ़ यू आर एजिटेंट टू कम टू माई ऑफिस, प्लीज़ मैसेज मी एटलीस्ट, सर यहाँ पे ड्रग चल रहा है, प्लीज़ देख लीजिए। मेरे को बहुत लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है एंड आई एक्ट ऑन दैट। आई एम टोटली अगेंस्ट ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट गोज आउट इन ड्रग्स, बिकॉज ये आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है एंड पूरी फैमिली को रुइन कर सकता है। क्योंकि जो खर्चा होता है, जो कंजम्पशन के बाद रिहेबिलिटेशन का खर्चा होता है, प्लस खर्चा जो होता है, लोगों का नेचर चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है, इससे बहुत लोगों को बहुत समस्या होती है। सो आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबको अप्रोच करूँगा, सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन कहीं भी एरिया का है, प्लीज़ लेट अस नो। इफ़ यू फियर दैट किसी को नहीं बताएंगे, आप मेरे को बताइए डायरेक्टली। आई इफ द एक्शन इज नॉट टेकन, प्लीज देन लेट मी नो। ये मैं सबका रिक्वेस्ट करूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर। आप आए, बहुत सारा आपने बात की, हम लोग बहुत अवेयर भी हुए। आई थिंक आपको भी पॉडकास्ट में आके अच्छा लगा। यस यस, वेरी नाइस। सो जाते जाते हमारी टीम के लिए और खास करके दार्जिलिंग के लोगों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे तो आप फ्री टू टॉक। You people are very very fortunate that you are living in actually heaven, I'll tell you. And please continue with the same nature, balance of nature and everything that you are maintaining over here. And हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि आप लोगों के जो अंदर सहजता भरा हुआ है वो ऐसे ही बरकरार रखें। एंड आशा करते हैं कि आपका ये जो सहजता एंड आपका जो नेचर देख करके हर एक आदमी आपके लिए कोशिश करेगा अच्छा काम करने का। जैसे मेरा मन किया आप लोगों को यहाँ पे कैसे एम्पावर किया जाए, I'll tell that you people are wonderful. I'm telling you, Darjeeling के लोग, and it is one of my memorable posting, and I'll cherish this posting throughout my life. थ्याङ्क यू सर। सो यही थियो आजको पडकास्ट। आई होप कि तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो। मेरो हिन्दी सुनेर हाँस्दै हुनुहुन्छ लगजना है। जे भए पनि मैले आफूलाई च्यालेन्ज गरेको थिएँ अनि आई थिङ्क म यो च्यालेन्जमा पास भएँ, किनकि मलाई पनि लाग्छ कि काम गर्नु जसरी सरको लागि सहज छैन, मेरो लागि पनि सहज छैन, तर यो हुन्छ नि अलिकति च्यालेन्जिङ काम गर्नुको मजा पनि बेग्लै छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अनि मन परे यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिने। अनि अहिलेलाई चाहिँ हामी बिदा लिन्छौँ। सो सर आप वहाँ पर देखे बाई बोली आपके कैमरा पर। थैंक यू बाई। ओके, सबैजना बवाल रहना चाहिँ नबिर्सनु है त।